नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज किसी के लिए जश्न का दिन है तो किसी के लिए आत्ममंथन का, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश के साथ बहुत बड़ा संदेश दिया है। तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाकर केजरीवाल ने साबित कर दिया कि दिल्ली की सियासत के असली दबंग वही हैं। लेकिन आज सवाल शाहीन बाग का भी है। दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल को बाहर करने का दावा करने वाली, दम भरने वाली बीजेपी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई और कांग्रेस तो वो खिलाड़ी साबित हुई जो मैच खेलने के लिए स्टेडियम में घुसी नहीं। 0 सीट के साथ कांग्रेस ने दिल्ली में हैट्रिक लगा दी और उसका वोट बेस भी पूरी तरह से, हम मान सकते हैं पूरी तरह से खिसक गया। और चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हाल बहुत बुरा हुआ। हाल इतना बुरा हुआ कि कई सीटों पे जमानत तक नहीं बची। तो 0 सीट के साथ कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है। इसके बावजूद बीजेपी, जिसने शाहीन बाग के नाम पर सबसे बड़ा दांव खेला, उसका दांव नहीं चला। इसके बावजूद बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। और गौर करने वाला मुद्दा यह है कि दिल्ली की सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर केजरीवाल को प्रचंड जीत मिली है। मैं बताना चाहता हूं, शाहीन बाग के पास का जो इलाका था ओखला, वहां से अमतुल्ला खान 90% वोटों के साथ जीते हैं। यह सामान्य बात नहीं है। तो क्या सीए पर केजरीवाल की चुप्पी पूरी तरह से कामयाब हुई है? आज इन्हीं मुद्दों पर होगा सबसे बड़ा मंथन। शाहीन बाग का सिर्फ शोर, केजरीवाल का दिखा जोर और दिल्ली का असली दबंग अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। ये उस चुनाव की जीत का जश्न है जिसमें न जाने क्या क्या दांव पर लगा था। लेकिन तीसरी बार सरकार बनाने की हैट्रिक लगाकर केजरीवाल ने साबित कर दिया कि दिल्ली की सियासत के असली दबंग वही हैं। आज मंगलवार है। हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना, मैं ही हूं। प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते। उधर बीजेपी पूरी ताकत लगाने के बाद भी दिल्ली में कोई करिश्मा नहीं कर पाई। तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और सांसदों को दिल्ली के अखाड़े में उतारने के बाद भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। कपिल मिश्रा से लेकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा तक को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि दिल्ली में पार्टी अपना वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ाने में जरूर कामयाब रही। बीजेपी ने काफी नफरत की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। बीजेपी ने काफी इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े। जब तक कौमों को लड़ाने में काम करते रहेंगे, जब तक ये काम करने की राजनीति नहीं करेंगे, ये हारेंगे। लेकिन सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने पिछली बार की तरह दिल्ली में इस बार भी शून्य वाला प्रदर्शन कायम रखा। भारी संख्या में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन इस हार जीत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शाहीन बाग वाकई इस चुनाव में कोई मुद्दा था भी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शाहीन बाग का सिर्फ शोर, केजरीवाल का दिखा जोर। और अब दिल्ली के जनादेश का विश्लेषण जरूर सुनिए। और दिल्ली के जनादेश का सबसे बड़ा विश्लेषण यही है, शाहीन बाग का चुनाव पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ। और कई नेता ये बोलते हुए दिखे कि शाहीन बाग जीत गया और बीजेपी और संघ को हार का मुंह देखना पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य पर केजरीवाल को फुल नंबर मिले। सीए के मुद्दे से सीए के कैंपेन से दूर रहे अरविंद केजरीवाल। बड़ी स्ट्रैटेजिक रणनीति थी उनकी कि वो सीए पे हाँ पे ही नहीं बोले
ना भी नहीं बोले। मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको शाहीन बाग के पास वाला इलाका ओखला है, वहां पे अमनतुल्ला खान की ऐतिहासिक जीत हुई है। 70,000 वोटों से जीत है। ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफा वोट वहां पे पड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस का वोट बेस खत्म हो गया है। कांग्रेस के पास अब करीब 4% का वोट शेयर है। और हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 या 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है 4 हो, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं दिखाई देते फिलहाल मुझे तो। जो मैंने नजर डाली, जिनकी जमानत बची है, बाकी सबकी जमानत जब्त हुई है। आखिरी पॉइंट जो विश्लेषण का सबसे बड़ा है वो ये है, राष्ट्रीय मुद्दों पर कैंपेन क्या बीजेपी पर भारी पड़ा? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवक्ता। पहली बार जो हार हुई है बीजेपी की, उसके बाद वो किसी न्यूज चैनल पर डिबेट के लिए आ रहे हैं। वारिस पठान है मेरे साथ इस चर्चा में। राजेश गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। उनका संजय कुमार, माफ करिए, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ अशोक वानखड़े हैं, उनका अभिनंदन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। AK वाजपेयी हैं, LJP के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के साथ अलायंस में थे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सतीश प्रकाश, उनका भी अभिनंदन है, जो कि BSP का है। मैं सबसे पहले इस डिबेट को ओपन करता हूं। गुप्ता माफ करिए, मेरे साथ धीरेन्द्र भारद्वाज हैं इस समय आम आदमी पार्टी के, राजेश गुप्ता नहीं है। धीरेन्द्र भारद्वाज, सवाल बहुत सीधा है। दिल्ली में कांग्रेस का शून्य चला, बीजेपी का शाहीन बाग नहीं चला, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जादू तो चल गया और मंगल के दिन हनुमान भक्ति भी काम आ गई और अब तो आप भी भारत माता की जय करने लगे। निश्चित तौर पर अमित जी, दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट हमें दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दोबारा हमारे कंधों पर डाली है और अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था उसको दिल्ली के लोगों ने फिर से स्वीकार करा है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जहां जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां के लोग भी कह रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल का मॉडल डेवलपमेंट मॉडल चाहिए, जहां शिक्षा अच्छी हो, जहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो, जहाँ बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं गरीब आदमी को, आम आदमी को मिलनी चाहिए। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बोला कि मैंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा आज दूसरे राज्यों में हो रही है। दूसरे राज्यों की जनता भी कह रही है अपनी सरकारों से कि जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसे हमारे यहाँ लागू करो। हमें भी अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें भी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें भी बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हमें भी यहाँ पे निःशुल्क चाहिए। आज इस बात पर चर्चा हो रही है। नहीं, बिल्कुल, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं सर। बिल्कुल, आप किन राज्यों से आपको फोन आ गया अभी तक कि हमें अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल चाहिए? यूपी से आ गया, बिहार से आ गया, महाराष्ट्र से आ गया, गुजरात से आ गया? अमित जी, सुबह से बहुत फोन आ गए। सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है और इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उन ताकतों को हराया जो ताकतें आप देखो। एक अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए क्या 300 सांसद, 18 मुख्यमंत्री, अमित शाह खुद घर घर पर्चे बांट रहे हैं और जितना काम करना था आतंकवादी तक कह दिया, हेट स्पीच कर दी, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन आखिर में दिल्ली में काम की जीत हुई। दिल्ली के लोगों ने काम पे वोट करा, दिल्ली के लोगों ने अच्छे स्कूल पे वोट करा, दिल्ली के लोगों ने अच्छी शिक्षा पे वोट करा, दिल्ली के लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक पे वोट करा, दिल्ली के लोगों ने अच्छे सरकारी अस्पताल पे वोट करा, दिल्ली के लोगों ने महिला सुरक्षा पे वोट करा, दिल्ली के लोगों ने कच्ची कॉलोनी में जो हमने विकास के काम कराए उस पे वोट करा। आज काम की जीत हुई है। दिल्ली के लोगों ने देश में मिसाल कायम करी है कि अब देश में कोई धर्म, जात, पंथ, प्रांत के नाम पे वोट नहीं मांगेगा, वोट मांगा जाएगा तो सिर्फ काम पे। जी, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपको कई राज्यों से फोन भी आ रहे हैं। मैं पूछूंगा कि किस राज्यों का फोन आप पहले उठाएंगे, किसका बाद में उठाएंगे, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मैं अभी इस समय सुधांशु त्रिवेदी का रुख कर लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुधांशु त्रिवेदी। मनोज तिवारी का ट्वीट मैंने अभी शाम को 6 बजे तक तो सेव कर रखा था। अब 7 बजे मैंने सोचा कि आपसे पूछ के डिलीट करूं। डिलीट कर दूं? लगता फोन भी कट गया है डिलीट करने के नाम पर। एक बात भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, फोन वो ट्वीट को कब तक सेव करके रखना है? रात 12 बजे मनोज तिवारी ने कहा था कि संभाल के रखिए,
डिलीट करने को नहीं कहा उन्होंने। संभाल के तो तो उसको रखा रखे था, रहो। लेकिन देखिए, काम सवाल- नहीं आया। सवाल वो नहीं है, सवाल बड़ा नहीं, गंभीर है। सवाल सवाल ये फिलहाल है, तो सवाल यही है, नहीं वो आपका तो, गठबंधन था। देखिए हार जीत तो होती है, हार क्यों हुई इस पे विचार करना है, इस पे चिंता करनी है। और हार के जो कारण नजर आ रहे हैं, ट्वीट सेव करूं कि नहीं करूं? ट्वीट तो रखो, उन्होंने कहा रखिए संभाल के, बस रखे रहिए, वो तो अपने आप आ चलिए, जाएगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आप क्लियर से आंसर नहीं दे रहे। सुधांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? लगता है सुधांशु तक आवाज नहीं जा पा रही, जैसे बीजेपी की सीटें नहीं आ पा रही वैसे सुधांशु तक आवाज नहीं जा पा रही। अशोक वानखेड़े भी मेरे साथ है। सुधांशु, आवाज मिल गई आपको? सुधांशु तक आवाज नहीं जा पा रही। संजय, ये स्वीप था, जादू था या काउंटर पोलराइजेशन था क्या ये? स्वीप तो निश्चित है। अगर 62 सीटें कोई पार्टी जीत रही है 70 में से, तो ये स्वीप है। ये जादू नहीं था, काउंटर पोलराइजेशन नहीं था, ये सिर्फ काम था। आम आदमी पार्टी ने काम किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 साल काम किए और वोटरों ने उस काम का फल दिया और आम आदमी पार्टी को तीसरी बार जीत, एक तरह से जीत दिलाई है। तो ये बिल्कुल काम और काम पर ही वोट था। और क्या आपको लगता है अशोक वानखेड़े, शाहीन बाग नहीं चला? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, आप भी थे उस चर्चा में जिसमें शोएब जमाई ने बोला शाहीन बाग ने आज हरा दिया, शाहीन बाग जीत गया। मैं ये नहीं कहता कि शाहीन बाग, मैं बिल्कुल संजय जी के साथ हूँ। काम बोलता है, काम बोला, और जिन लोगों को काम की वजह से मदद हुई, उनकी जीवन ठीक ठाक हुआ, वो अपमानित महसूस करते थे कि जब बार बार ये कहा जाता था कि केजरीवाल काम नहीं करते, झूठ बोलते। दूसरी ओर शाहीन बाग ने मदद नहीं की, ये मैं मानता नहीं। दिल्ली में यदि आप देखें तो दिल्ली में बीजेपी का क्या था, 3 थे, 5 हो गए, 7 सांसद है, 8 विधायक एक हैं। मिनट, सांसद की बात छोड़िए, क्योंकि मोदी के नाम पे तो पूरे देश में ऐसे ही हुआ। पूरा विधानसभा एक तरफ है और लोकसभा एक तरफ है। मेरा कहने का मतलब है, आपका दिल्ली का इकाई देखिए बीजेपी की, वो भी बिल्कुल कोई फंक्शन नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए मेरे साथ, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, मनोज तिवारी का ट्वीट मैं सेव करके रखूं या डिलीट कर दूं? आपने डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो तो 45-48 कुछ लगा के बैठे थे। फिर फोन कट गया। देखिए, मैं जी, फोन कट गया। फोन लगा हुआ है ना आपके पास अभी, सुधांशु जी? देखिए अमीश जी, अब परिणाम आने के बाद तो इससे पूर्व के सभी अनुमान, कयास, वक्तव्य और जो कुछ भी प्रोजेक्शंस किए गए थे, अब उनका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता। अब जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है, तो अब वो निर्णय शिरोधार्य है। हाँ, जहां तक निर्णय की बात है तो मनोज तिवारी जी ने भी इस विषय की जिम्मेदारी ली है और हम लोग भी इस पे गंभीरता से विचार करेंगे। एक बात यद्यपि बिल्कुल स्पष्ट है, यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में यदि कमी आई होती तो हम ये मानते कि जिन लोगों ने हमको नकार दिया या कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, पिछली विधानसभा के मुकाबले हमें वोट ज्यादा मिले। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी इस चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी के वोट पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ चले। कांग्रेस पे आऊंगा, कांग्रेस तो एक को वोटर अलग ने पसंद प्रकार नहीं करा, का डिबेट में ज्यादा उसकी चर्चा ना करें तो बेहतर है। जिसकी वजह से चुनाव परिणामों में यह तस्वीर दिखी। परंतु यह सब तो विश्लेषण का विषय है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, आज आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला है और जी 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 मैं आपके पास आता हूं सुधांशु, मैं आपके पास आता हूं। अशोक भी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अशोक क्विकली आप अपनी बात को ऐड करें। मैं ये कह रहा था कि आज यदि उनके पास 8 सीटें आई हैं और यदि मत प्रतिशत बढ़ा है तो ये शाहीन बाग की वजह से बढ़ा है, ये मानिए इस बात को आप। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डिलीवरेंस नहीं था जिसका रिजल्ट दिल्ली के जनता को दिखे। इतना बुरी तरह से बजट इतना बुरा आया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस ने 0 मेंटेन किया, ये भी 3 मेंटेन करते या 3 भी चले जाते, 3 में से 1 तो हार ही गया है। लेकिन ये 8 पे आए और मत प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं शाहीन बाग का एक्सपीरियंस 32% से 39+ हो रहा है और अलायंस के साथ 40% हो रहा है। आप मुझे बताइए ना, 32 से 8% की बढ़ोतरी मोटा मोटा नहीं है, ये 8% की बढ़ोतरी। यदि आप एक चीज देखिए, जो अभी तक किसी चैनल ने उसकी चर्चा नहीं करी है, पहली बार उसको पटल पर लेके आ रहा हूं, वो ये है सुधांशु जी, आप इस हार में क्या वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं और उसमें कोई उम्मीद देख रहे हैं? ये एक नई उम्मीद है आप लोगों की? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है। इसका बिहार, यूपी, बंगाल में मत प्रतिशत इसलिए महत्वपूर्ण होता है
कि यहां पर जो आपके विद्वान लोग पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें ध्यान होगा कि 1984 में हमारी 2 सीटें थीं, पर मत प्रतिशत के अनुसार हम उस समय भी कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दल थे। हमारा 8.96% के आसपास, यानी 9% के आसपास हमें नेशन वाइड वोट मिला था, और उसका प्रभाव अगले चुनाव में, वो विषय छोड़ दें, हम आज सिर्फ ये कहेंगे लेकिन इस दिल्ली चुनावों के जो परिणाम हैं, इस चुनाव में तो आपने, इस चुनाव में तो दिल्ली के चुनाव में आपने सब कर लिया। आपने बोला, आपने जो परवेश वर्मा ने बोला, जो परवेश वर्मा का दूसरा बयान आया कि हिंदू अगर नहीं जागेगा तो उसका क्या हश्र होगा, जो संबित पात्रा ने बोला, जो बाकी लोगों ने भी बोला। मैं जो कपिल मिश्रा ने पाकिस्तान वाला ट्वीट कर दिया वो तो सबसे ज्यादा निंदनीय था। क्या आपको लगता नहीं है? और अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहना वो भारी पड़ गया एक तरह से, और शाहीन बाग सिर्फ शोर में था लेकिन जोर केजरीवाल का था। देखिए, अब यहां पर तो विश्लेषक लोग इसका बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। अमीश जी, जैसे अभी अशोक जी बोल रहे थे कि भाई मत प्रतिशत बढ़ा है तो शाहीन बाग की वजह से बढ़ा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जी शाहीन बाग हार गया। मेरा विचार है कि यहां पर सब अपने शाहीन बाग जीत गया। कोई मोदी जी की हार लेगा तो कोई शाहीन बाग के विषय की हार लेगा, कुछ लोग उस पर सीए का इंटरप्रिटेशन देंगे, तो केजरीवाल जी के लोग कहेंगे नहीं जी हमारे काम की विजय है। तो मेरा तो मानना है कि पहले हमारे विरोधी ये तय कर लें, अरविंद केजरीवाल तो सीए हमारे विरोधी ये तय कर लें कि वो किस चीज की विजय और किसकी पराजय मान रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज, आप लोगों ने ये तय कर लिया था कि 6 महीने पहले जब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, और अरविंद केजरीवाल भी नहीं बोले, मनीष सिसोदिया भी नहीं बोले, आपके प्रवक्ता भी नहीं बोले। जैसा आप लोग पहले अग्रेसिव रहते थे उसका भी आपको बड़ा लाभ मिला। नॉट टारगेटिंग मोदी हेल्प्ड यू अ लॉट। और सीए पर आपने गोलमोल रवैया रखा, ना हाँ बोला ना बोला, कंफ्यूजन में पूरा चुनाव निकाल दिया। अमीश जी हमें लाभ मिला है हमारे काम का। जो 5 साल हमने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों के लिए काम करे, 5 साल हमने ईमानदारी से दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करने का काम करा। तो खूब आप बोलते थे 20,000 कमरे आजादी के बाद बने। अरे अमीश जी, हमने चुनाव पॉजिटिव तरीके से लड़ा है। ये चुनाव दिल्ली का चुनाव था, हम तो भारतीय जनता पार्टी से कहते रहे, पूरे चुनाव में कहते रहे लोकसभा चुनाव में आप तीसरे नंबर पे थे। किसी को तो घोषित करो मुख्यमंत्री, किसी को तो घोषित करो मुख्यमंत्री। 6 महीने पहले आप लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से भी पीछे थे, तब आपका काम कुछ बोल नहीं रहा था। क्या केजरीवाल जी ने सिर्फ 6 महीने में ही काम बता रहा हूँ, सुनो तो सही, सुनो अशोक जी, सुनो तो सही। अशोक जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको पता है दिल्ली में 3 तरीके की सरकारें चलती है, 3 तरीके के चुनाव होते हैं। एक एमसीडी का चुनाव होता है जहां 16 साल से भारतीय जनता पार्टी है, एक केंद्र का चुनाव होता है। जब केंद्र का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। जब लोकल बॉडीज का चुनाव होता है तो लोकल मुद्दे होते हैं कि गली साफ हुई नहीं हुई, नाली साफ हुई नहीं हुई, कूड़ा उठाया नहीं उठाया, पार्षद ईमानदार है, भ्रष्टाचार है, क्या है, मिलता है नहीं मिलता, जाते हैं काम होता है नहीं होता। और जब दिल्ली सरकार का चुनाव होता है तो दिल्ली के सरकारी स्कूल कैसे हुए, दिल्ली के सरकारी अस्पताल कैसे हुए, दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं लगे, जो नई बसें आई उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं लगे, ये सब मुद्दे होते हैं। इन सब मुद्दों में दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि दिल्ली के लोगों ने काम की राजनीति। मनीष सिसोदिया ने तो बोला, एक सेकंड धनेंद्र, मनीष सिसोदिया ने तो शाहीन बाग को बोला कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं, लेकिन अमनतुल्ला खान को तो शाहीन बाग का बड़ा फायदा हुआ। 70,000 से वो अपनी सीट जीत गए। सारी मुस्लिम बहुल सीटों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड विजय हुई है। 17 की 17 में आम आदमी पार्टी की प्रचंड विजय, और विनिंग मार्जिन ऐतिहासिक है अपने आप में। कहीं 40,000 30,000 से कम मार्जिन नहीं आ रहा। आज भी अमीश जी आज भी आप दिल्ली की 70 विधानसभाओं को हिंदू मुसलमान ने वोट दे दिया, हिंदू ने दे दिया। अरे आज हिंदू मुस्लिम करना छोड़ो सर, आज सर चुनाव हमने जीता है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को धन्यवाद करो। आज हिंदू मुस्लिम करने में लगे हो, आज हिंदू मुस्लिम छोड़ दो प्लीज सर। अब चुनाव खत्म हो चुका है, कैसे बच पाएंगे? आज छोड़ दो, आज हिंदू मुस्लिम सर। आज जब आपने पहला चुनाव लड़ा तो भ्रष्टाचार पे लड़ा, दिल्ली के भ्रष्टाचार पे नहीं लड़ा। सर आज चुनाव आपने लड़ा कि केंद्र में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, 2G की आपने तो राष्ट्रपति को भी घसीटा था, प्रणब मुखर्जी को उसमें। अमानुल्लाह 90,000 से जीत गए, ये ठीक नहीं है। अमित जी आप मत बोलो, तो फैक्ट है अमनतुल्लाह नहीं जीते, समझ में आता है। आप क्यों अमनतुल्लाह नहीं जीते क्या? आज क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हो? आज हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मैं तो आपसे फैक्चुअल सवाल पूछ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान नहीं है इसके अंदर, जो जहां जिन सीटों पर मुसलमान प्रभावित है वो सीटें आप जीत कर आए हैं। क्या ये बताएं कि क्या सिर्फ शाहीन बाग क्षेत्र में ही स्कूल अच्छे और हेल्थ अच्छा रहा?
और मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री है, जो इतने बड़े डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुए, जो 1500 पे जीतना पड़ा उनको, 1800 पे, वो 1800 जीतते हैं, एक आदमी 17,000 से जीतता है। यही इसीलिए हम कहते हैं कि शाहीन बाग का फायदा हुआ है। आरकेपुरम जाओ, नई दिल्ली जाओ, कलेक्टर के लाज जाओ, आगे तो बढ़ो। आपकी गाड़ी ओखला में अटकी हुई है, ओखला से थोड़ा सा आगे बढ़ाओ गाड़ी। शाहीन बाग का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, सब नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शाहीन बाग को मुद्दा बना रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं। धनेंद्र, सुधांशु त्रिवेदी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सुधांशु, शाहीन बाग को आपने बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन शोएब जमैया स्टूडियोज में बैठे हैं, उन्होंने आज सुबह एक बयान दिया, शाहीन बाग तो अंत में जीत गया। अब आप बोलिए क्या करिएगा? जीत गया तो धरना उठाएं पहले। आज तो धरने पे देखिए, सोशल मीडिया पे तस्वीर शाहीन बाग का जो मुद्दा था, वो जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे होते हैं, ये हमारे लिए कोई सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं, 70 साल से हमारे एजेंडा में है। मतलब कश्मीर में 2 विधान की लड़ाई से लेके और शाहीन बाग तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर प्रमुखता में रही। परंतु एक बात मैं कहूंगा, हम इस सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक दल नहीं है, हम विचारधारा प्रेरित और कैडर आधारित राजनीतिक दल हैं। और मैं ये कहूंगा कि इस पराजय में भी एक संतुष्टि का विषय है कि जो हमारी विचारधारा थी उसकी स्वीकार्यता देखिए कि आज कहीं देश में ISIS और पाकिस्तान के झंडे चले गए, हर व्यक्ति भारत का तिरंगा लहराता है, हर व्यक्ति जनगण मन कहता है। और मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, आपने इससे पहले कभी केजरीवाल जी को हनुमान चालीसा पढ़ते देखा था? तो मेरा ये मानना है, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जाने लगे, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और देश के हर आंदोलन में तिरंगा और राष्ट्रगान दिखने लगा। तो मैं ये मानता हूं ये भारत के अंदर एक धनेंद्र कुछ कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचार को स्वीकारोक्ति। धनेंद्र कुछ कह रहे हैं। धनेंद्र जी, अभी जी कह रहे हैं आप भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, आप भी इन्हीं के एजेंडे पे चल दिए। दिल्ली के इन चुनावों ने यह तय कर दिया कि सबसे बड़ा धर्म है गरीब आदमी की मदद करना, सबसे बड़ा धर्म है गरीब आदमी को राहत पहुंचाना, सबसे बड़ा कोई रिलीजन है तो महिलाओं को सुरक्षा देना, इस सबसे बड़ी कट्टर देशभक्ति कोई है तो सरकारी स्कूल ठीक करना, कट्टर देशभक्ति है तो सरकारी अस्पताल ठीक करना। ये दिल्ली के लोगों ने नैरेटिव चेंज करा है कि सबसे बड़ा धर्म रिलीजन कुछ नहीं है, गरीब आदमी के लिए जब आप काम करोगे, जब आप निष्काम काम करोगे, गरीब आदमी आपके सामने होगा, तो गरीब आदमी देश में चर्चा हो रही है, कई राज्यों से फोन आ रहे हैं कि आप इधर भी आइए। हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूं, नई राजनीति के प्रणेता लोगों ने काफी दिन सत्ता में रहने के बाद अब एक नया प्रयोग सीखा। वो ये था कि आप गरीबों को दे दीजिए। देखिए 2 तरीके थे, हमने भी दिया, मगर आप ग्रोथ को ऊपर उठाइए। मैं मोदी जी के गुजरात से लेके वाजपेयी जी की सरकार से लेके मोदी जी की पिछली सरकार तक हमने ग्रोथ को आगे बढ़ाया, फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया। अब एक नया मॉडल है कि आप सीधे टैक्स लीजिए, चूंकि दिल्ली में टैक्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, केंद्र सरकार से लीजिए और बांट दीजिए। तो ये कोई बड़ी नई राजनीति तो थी नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान नहीं था कि आप देंगे और लोग आपको समर्थन देंगे, और यह आपका प्रयोग सफल रहा। तो निश्चित रूप से एक नया प्रयोग, एक नई राजनीति मानेंगे ना सुधांशु जी? तो जिन राज्यों मिले सुधांशु जी जो 6,000 रुपए किसानों के आपने बांटे, वो कौन से इनकम से बांटे? विकास कौन सा इनकम उठाया आपने? गरीब आदमी को कहां से इनकम बड़ा हो गया? अरे ये देश थोड़ा सा आपने भी बांटा तो कुछ ही राजनीति के तहत ही बांटा। वोट दिया था, आपको भी काम करना चाहिए था। हम तो सभी कहते हैं कि ये फ्री का बांटना बंद करो। घनेंद्र एक सेकंड आप इंतजार करिए, अशोक ने कुछ सवाल पूछे हैं। अशोक ने बोला कि आपने भी तो किसानों को बांटा था, कौन सी ग्रोथ करवाई और फिर बाद में सवाल उठाया? जवाब देखिए, अशोक जी ने अच्छा सवाल उठाया। अशोक जी जो एक तरीका होता है न्याय संगत ढंग से, सुधांशु जी से नहीं सुधांशु से सवाल, मेरे से सुधांशु जी से। अशोक जी को मैं जवाब देता हूं। अशोक जी ने अच्छा सवाल पैसे बांटे थे सुधांशु। देखिए, गरीब का कल्याण न्याय संगत और आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखकर किए जाना एक पक्ष। जैसे मोदी जी ने कहा जी हम 6,000 रुपया साल देंगे, वही राहुल गांधी ने कहा हम 72,000 रुपया देंगे। नहीं राहुल की नहीं, 72,000 ये जो गरीबों को पानी फ्री मिल रहा है उसकी तुलना करिए आप। 6,000 हमने दिया, अब हमने उसकी व्यवस्था कहां से की? अरे भाई मैं कहां ले जा रहा हूं, बात तो पूरी होने दीजिए मान्यवर।
अब मैं उसी पे आ रहा हूं। जैसे हमने कहा 50 करोड़ गरीबों को देंगे, तो हमने उसको एक बीमा योजना से जोड़ा, जिस बीमा का प्रीमियम भारत सरकार देगी और उसके होने वाली व्यवस्था से गरीबों को उसका स्रोत मिलेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया सीधा टैक्स, और ये सरकारी कंपनी तो थी नहीं बिजली की, ये तो प्राइवेट कंपनी थी ना, तो प्राइवेट को आप पैसा तो दे रहे हैं, तो आपने बड़ा अच्छा मॉडल निकाला, टैक्स पेयर का पैसा लो, गरीब को आपने कहा बांट दिया, वो खुश, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में 2,500 करोड़ रुपया चला गया। बिजली कंपनी वालों को 2,500 करोड़ रुपया दिया ना दिल्ली की सरकार ने, तो बिजली की कंपनी भी खुश, गरीब भी खुश, आपका जवाब ही नहीं दे रहे, आपको मिल गए। किसानों को 6,000 रुपए बांटने के लिए आपने कौन सी ग्रोथ दिखाई? मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई 50 किलो का यूरिया का कट्टा 45 का कर दिया, और जो आपका जो यूरिया है उसको बाजार रेट पे खोल दिया, वहां से पैसा लाएंगे ना ये। अच्छा, मैं अब मैं आपके पास आता हूं। आप बीएसपी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका 1993 में वोट शेयर बहुत अच्छा होता था, और अब तक की सबसे खराब स्थिति आपकी पार्टी की रही है, बीएसपी की। नहीं, हमारे पास तो 1.3 पिछली बार भी था। तो इस बार कितना है? इस बार कितना है? आप मेरी देखिए, सुनिए, हम इस जाल में फंसने वाले नहीं है। किस जाल में? सुनिए, बीजेपी भी भक्तों की टोली है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी ये सिद्ध कर दिया कि वो भी कहीं ना कहीं भक्तों की ही टोली है। वहां वही मुद्दे, समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए ना, जी जी सुन लीजिए जी। आप ये मान के चलिए कि इस देश में बड़ी चालाकी के साथ जो वीकर सेक्शन है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो धार्मिक रूप से कमजोर है, उसको राजनीति से अलग थलग किया जा रहा है। कैसे? वो ऐसे कि आपको जो वोट चाहिए है ना, आप उन मुद्दों की बात नहीं करते। भक्तों की टोली कैसे? अरे भाई सुनिए ना, जी जी सुनाइए ना। जो नारे सुनिए, दोनों एक ही फैक्ट्री से निकले हुए लोग बात हैं, उसी राजनीति की गाड़ी पे के ऊपर सवाल है। कहीं ना कहीं ये राष्ट्र भक्तों का अब लड़ाई होगी। जब आम आदमी पार्टी का ट्रेंड आया ना, तो राष्ट्र निर्माण की बातें करती ना, वहां बजरंगबली के नारे लग रहे हैं, वहां भारत माता की नारे लग रहे हैं, अब जय सिया राम का नारा लगना बाकी है ना। ठीक है, सुनिए, मेरे हिसाब से आप बात को समझिए। बजरंगबली के नारे में क्या तकलीफ है भाई? अरे भाई, भारत माता की जय में क्या तकलीफ है? मुझे ये तकलीफ नहीं है, मुझे ये तकलीफ जब है। हाथी को गणेश कहते हो तब तकलीफ नहीं होती। नहीं, आप सुनिए, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मेरा काम ये है, एक सेकंड, चार गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, उसी गुंडन के साथ आप मिल गए यूपी चुनावों के अंदर और बात करते बड़ी बड़ी। आपने रविदास मंदिर तो तुड़वा दिया ना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपकी आस्था नहीं थी। आपको सिर्फ दलितों के वोट से मतलब है ना, आपको मुस्लिम का वोट चाहिए ना। एक सेकंड, मुझे आम आदमी पार्टी का रिएक्शन लेना पड़ेगा। घनेंद्र जवाब देंगे। घनेंद्र, आप भी भक्तों की टोली हैं, आप भी भारत माता की जय लगा रहे हैं, आप भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और आप भी उसी फैक्ट्री से निकले हैं जहां से नरेंद्र मोदी निकले हैं, ये आरोप। अमित जी, मैंने पहले ही कहा था, पहली बात तो धर्म मेरा व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, और मेरी व्यक्तिगत आस्था है कि मैं अपने धर्म में विश्वास रखता हूं, पूजा करता हूं, इसमें मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मैंने कहा है कि आज दिल्ली के लोगों ने बता दी कि कट्टर देशभक्ति क्या होती है। कट्टर देशभक्ति का मतलब है कि आप सरकारी स्कूल ठीक करो, आप सरकारी अस्पताल ठीक करो, आप गरीब आदमी को उसका वाजिब हक दिलाओ, आप किसानों की सोचो, आप मजदूरों की सोचो, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की सोचो। ये धर्म है। ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे भाई को भाई से लड़ाया जाए, जहाँ पे खून बहाया जाए, लाशों पर सरकार बनाई जाए, ये उस धर्म की बात कर रहे हैं। हम उस धर्म के खिलाफ है, उस देशभक्ति के खिलाफ है। हमारी कट्टर देशभक्ति है, गरीब आदमी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि केजरीवाल मुद्दा नहीं, वो सॉरी शाहीन बाग मुद्दा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो शाहीन बाग मुद्दा बना, अगर उसका लाभ बीजेपी को मिला है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ आम आदमी पार्टी को भी मिला है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप यहाँ पॉपुलेशन है ना, 11% पॉपुलेशन यहाँ मुस्लिम है, 12% पॉपुलेशन दलित है। शाहीन बाग का क्या हुआ आज के चुनाव के बाद? आप सुबह कह रहे थे शाहीन बाग जीत गया और ठेंगा दिखाया उनको जो शाहीन बाग को हराने में लगे थे। अब आपकी क्या है, शाम 7:30 बजे आप क्या कह रहे हैं? नहीं अमीश जी, देखिए, हमने तो, मैं शुरू से वही स्टेटस मेंटेन करके रख रहा था। मैंने कहा कि शाहीन बाग एक शुद्ध रूप से एक जन आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी को ना फायदा पहुंचाने का आंदोलन है ना नुकसान पहुंचाने का आंदोलन है। शाहीन बाग को राजनीतिक मुद्दा बनाया, चुनाव का मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे मित्र बैठे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर शाहीन बाग आपके लिए एक विचारधारा है और आपने आम आदमी पार्टी को भी शाहीन बाग से हर वक्त जोड़ने की कोशिश की है, तो यानी कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको नकार करके
आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, शाहीन बाग की विचारधारा का साथ दिया है, क्या अब आपको इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहिए कि शाहीन बाग ने हिंदुस्तान को एक राजनीतिक दशा और दिशा दी है कि जो लोकतंत्र और संविधान की बात करता है, जो डेवलपमेंट की बात करता है, उसको आप पाकिस्तान और देशद्रोह का इल्जाम लगाकर नकार नहीं सकते। छोटा रखिए सुधांशु त्रिवेदी, शाहीन बाग की जीत हुई है और संघ की और बीजेपी की हार हुई है। घनेंद्र जी, अमीश जी, शोएब जी और घनेंद्र जी ने बोला, दोनों की बात का उत्तर देता हूं। अमानुल्लाह खान 70,000 से जीतते हैं और मनीष सिसोदिया जान बची तो लाखों पाए। कौन विकास की बात कर रहा था और कौन जो था वो प्रतिक्रियात्मक बात कर रहा था, ये अंतर पर्याप्त है। अरे सर, चुनाव में तो वो विजय हार हुई जीत निश्चित लगी रूप रहती से, है। पर विजय मैं के एक कारण बड़े इतने सहज perspective की नहीं है बात जो कर रहा घनेंद्र जी हूं। कह रहे हैं। यदि इतना ही स्कूलों के लिए काम करने की बात थी तो मनीष सिसोदिया जी को प्रचंड बहुमत से जीतना चाहिए था। पर हकीकत तो यह है कि अमानुल्लाह खान जीतते हैं 70,000 से और मनीष सिसोदिया किसी तरीके से जान बचा पाते हैं। 2015 तो में इसका अर्थ क्या हुआ बहुमत से जीते थे। कुछ हद तक आपको मालूम नहीं है शायद अमानुल्लाह खान पिछले बार भी जमानत जब्त कराई थी उन्होंने। 70,000 से जीते ना। तो अगर विकास की बात थी तो मनीष सिसोदिया जी को प्रचंड बहुमत से जीतना चाहिए था, उससे ज्यादा बड़े बहुमत से जीतना चाहिए। ये बात मैं एक और बात घनेंद्र को आने दीजिए। अरे भाई, अपने टर्न को बोलने दे भाई। सुधांशु जी, अपनी बात तो पूरी कर लो। शोएब आपका ऑडियो डाउन है, शोएब आपका ऑडियो अरे डाउन भाई है, साहब, माफ करिए। पूछ रहे बोलने तो दो भाई। आप स्क्रीन पे भी नहीं है शोएब, आप कर रहे हो। शोएब आप स्क्रीन पे भी नहीं है। घनेंद्र को आने दीजिए। शोएब, ये डेली की डिबेट नहीं है, शांत रहिए प्लीज। अरे चुनावी तो अरे भैया, अपने अपने टर्न पे बोलिए। अब 7 सीटें आ गई, समाप्त हो चुका है। 7 सीटें आ गई। अब बोलने से कोई वोट पे असर पड़ने वाला नहीं है। मनीष जी कम मार्जिन से जीते, उसमें खुशी मना रहे हैं। अमानतुल्लाह 70,000 से जीता, उसमें खुशी मना रहे हैं। हम खुशी नहीं मना रहे हैं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। खुशी मनानी चाहिए, मनाओ। खुशी मना रहे हो आप, तो बहुत खुश हो रहे हो कि मनीष जी का मार्जिन क्या था और अमानतुल्लाह का मार्जिन क्या था। आप क्या मार्जिन और प्रतिशत? अरे मैं खुशी नहीं हो रहा हूँ, एक यथार्थ बता रहा हूँ। आप विकास मॉडल का यथार्थ बता दीजिए ना। विकास मॉडल के पोस्टर बॉय मनीष सिसोदिया जी बाल बाल क्यों बचते हैं? मनीष जी के जबकि मार्जिन पूरे पे खुश हो रहे आम हो, आदमी पार्टी की लहर चल रही मार्जिन पे खुश हो रहे हो, तो विकास के समझ प्रतीक नहीं के आ साथ रहा। यह स्थिति सुधांशु क्यों? जी, ये मैं एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे आप दावा खुशी और करने दुख की वाले बात नहीं लोग कह रहा हूँ। जिनको दिल्ली ने 68 सीटें दी थी 6 महीने पहले, और आज आप 0 पे आके खड़े हो गए, 7 पे आके खड़े हो गए, आपको शर्म नहीं आ रही? बताओ। अरे भगवान, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आप ही ने दावा किया विकास का, तो स्कूलों के नाम पे वोट करने वालों ने स्कूलों के नाम के सबसे बड़े प्रतीक को कम वोट क्यों दिए? जवाब दीजिए भगवान, जवाब दीजिए। जब तो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया, जब तो 63 सीटें मिली हैं। अरे बताइए ना, मनीष सिसोदिया को क्यों कम वोट मिला? मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, अगर विकास ही सब कुछ था तो केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को वोट मिली। मनीष सिसोदिया जी अभी आपने बोला ना, रिमाइंड करके देखिएगा कि जनता ने कहा इसको अच्छे कराओ। फिर सरकार संजय टर्न पे बोलिए। घनेंद्र एक सेकंड, सुधांशु मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, कैन आई गेट संजय ऑडियो? संजय प्लीज। नहीं सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को वोट क्यों कम मिला, इससे नकारा नहीं जा सकता कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में जो काम किया, कई फैक्टर होते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कैंडिडेट था वो कैसा कैंडिडेट था, उन्होंने कैसा प्रचार किया, तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मैं समझता हूं आप इस बात को मानेंगे कि जो उसके अगेंस्ट में कौन कैंडिडेट है, ये सब भी निर्भर करता है। सिर्फ मनीष सिसोदिया के कम मार्जिन से जीतने का, अगर वो हार भी जाते मान लीजिए, तो मैं नहीं मानता कि दिल्ली के जनता ने आम आदमी पार्टी के काम को नकार दिया। रागिनी नायक is also joining me from Congress. Sudhanshu, respond to Sanjay first, then Ragini Nayak and then कहा Ashok. कि वो उनकी हार का कोई एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी की जीत से फर्क पड़ता है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि इसका मतलब फैक्टर और भी थे, सिर्फ वही फैक्टर नहीं जो गिनाया जा रहा था। अभी जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा भाई। जी एक बात और कहना चाहूंगा। अभी सतीश प्रकाश जी ने एक बड़ा वक्तव्य दिया कि हम भक्तों की पार्टी हैं। मैं सतीश प्रकाश जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारत की राजनीति में ऐसा कौन सा एकमात्र नेता है जिसने कहा देवी मैं हूं, चढ़ावा मुझ पे चढ़ाओ? बताइए। सुधांशु जी देखिए, सुनिए, मायावती जी है ना, कौन सा ऐसा नेता है जिसके बगल में कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सकता,
कौन सा ऐसा नेता है जब कुर्सी पे बैठेगा तो बाकी सब जमीन पे बैठेंगे? कौन सा ऐसा नेता है जिसके साथ किसी दूसरे की फोटो नहीं हो सकती? सुनिए, तो भक्ति किसके पास है, यह देखने के बाद आप उत्तर दें। और ये बिल्कुल सही बात है, दबो कुचलों के साथ बाहर छल करके उनको अपने पीछे बांध के चलना उठा रहे हैं ना। आप फिर आप देखिए डिस्टर्ब कि करने लगते हैं, जैसे आप लोगों को जैसे जहां बीजेपी आपको सत्ता से दूर uncomfortable होगी, fact मिलते हैं, कहीं ना लगातार कहीं disturbance उनके शुरू कर लीडर्स देते का हैं। विरोध सड़कों के ऊपर भी दिखाई देगा। और ये अरे बताइए ना, वंचितों शोषितों की बात कर रहे हैं इस समय, मुझे समझ में नहीं आ रहा सतीश। माला पहले जो है देवी में सतीश और वो सतीश आप एक सेकंड सतीश, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये चुनाव दिल्ली का है, दिल्ली की सेंट्रिक रहना चाहिए, लेकिन जिन दिग्गजों को जोर का झटका लगा उसमें तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, अलका लांबा, कपिल मिश्रा, राधिका खेड़ा, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, ये सब चुनाव अपना हार गए हैं। कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया है, कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया है 67 दिल्ली की सीट पर जमानत जब्त करने का। जो इस समय लेटेस्ट आंकड़ा है वो आया है ये, और रागिनी नायक मेरे साथ हैं, कांग्रेस की स्टार प्रचारक थी दिल्ली के अंदर। रागिनी, कांग्रेस 15 साल के शासन के बाद दिल्ली के अंदर दूसरी बार शून्य देख रही है, और इस बार तो 4% वोट की भी दरकार रही है। क्या आपको लगता है कि यह बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है एक पार्टी का, और आपके नेता चिदंबरम इसे कह रहे हैं ये मेरी पार्टी का ब्लफ था? अमीश जी, सबसे पहले तो घरेंद्र भारद्वाज जी के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज जनता ने जीत का सेहरा उनके सर पर बांधा है। और आपकी बात का अब मैं जवाब दूंगी ये कहकर कि देखिए, राजनीति में अगर जनसेवा आपका लक्ष्य हो तो कोई भी हार या जीत अंतिम नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की जब संसद में केवल 2 सीट आई, अगर वो ये सोचकर बैठ जाती कि सिर्फ 2 सीट हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो शायद 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बना सकती थी। आम आदमी पार्टी की जब 28 सीट आई और वो सोच लेते कि हम पूर्ण बहुमत नहीं बनाएंगे, और जैसे कि बनारस लड़ने केजरीवाल जी चले गए थे, दोबारा दिल्ली ना आते तो 2 बार उनकी सरकार नहीं बनती। अगर हमने 15 साल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सीधे शिकस्त दी और सरकार चलाई, और अगर 2 चुनाव हम हार गए, तो आप कहें कि शर्मनाक है, आप कहें कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस नेस्तनाबूत हो गई, तो मैं इसको नहीं मानती हूं। और वो इसलिए नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, चुनाव में हारना गलत नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना गलत होता है। रागिनी, चुनाव हारना गलत नहीं होता, चुनाव नहीं लड़ना गलत होता है। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी इस बड़ी डिफीट को, हिस्टोरिक डिफीट को सेलिब्रेट करें, वो खराब लगता है। आपके एक नेता इसको ब्लफ बोले, वो खराब लगता है। आपके एक प्रवक्ता है जयवीर शेरगिल, उन्होंने बड़ी साफ गोई से ट्विटर पर अपने 5 पॉइंट लिखे कि कांग्रेस को इस जीत में, इस हार में और किसी और की जीत में बिल्कुल प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हमारे लिए आंखें खोलने का वक्त आ चुका है। आपने भी इस बात को बोला, लेकिन आप सोचिए आपको इसका जवाब देती हूँ जी, मैं आपको जवाब देती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार गई, इस बात की खुशी हर उस व्यक्ति को है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है, जो संविधान की रक्षा करना चाहता है, एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और विकासशील देश चाहता है। सब बहुत लोग खुश हैं आज देश में। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल इस बात से खुश हो और इस बात की गहन चिंता ना करे, मंथन ना करे कि हमारी हार क्यों हुई, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। पहला लक्ष्य हमारा ये है, ये समझना और जानना कि आम आदमी पार्टी जिसने हमारे पारंपरिक वोटर्स को अपनी तरफ खींच लिया है, उन वोटर्स को हम कैसे वापस लाएंगे, उनको वापस कांग्रेस में कैसे विश्वास और आस्था दिलाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे के चुनाव में भी बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहेगा। तो 2 धारी तलवार है दिल्ली में कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी से जो राष्ट्रीय लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी लड़ना है, और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली, बिल्कुल मैं आपको मौका दे रहा हूं, पिछले 6 महीने से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं आज भी अपने ही चैनल पर देख रहा था, उनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का चुनाव तो था ही नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल का चुनाव था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने सीए का विरोध करा ही नहीं, पूरी बात को गोल गोल घुमा दिया। कांग्रेस पार्टी सीए के विरोध में खड़ी रही, और आप देखिए वोट शेयर आज कहां जाके खड़ा हुआ है। मैं सीटों की बात नहीं करता, आपकी सीटें नहीं आई, लेकिन वोट शेयर जो 8-9% लग रहा था पिछली बारी था, जो बढ़ के 12-14% होना चाहिए था, दैट इज बिलो अराउंड 4%। देखिए, आम आदमी पार्टी की भी एक विशेषता है। वो विशेषता ये है कि जो वैकल्पिक राजनीति करके ये नियम बदलने के लिए आए थे, बहुत हद तक ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के नियमों से ही खेलना इन्होंने शुरू कर दिया है। स्मार्ट पॉलिटिक्स है। विकास की भी बात करेंगे
केजरीवाल ये भी बताएंगे कि मैं बनिया हूं, जातिगत राजनीति आ गई, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, धर्म का भी उसमें मिश्रण है, तो कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आप सही कह रहे हैं। हमारे लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हम अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से नहीं हटेंगे। हमने झारखंड में सीए, एनआरसी, एनपीआर की बात भी की और लोकल मुद्दों की भी बात की। मोदी जी लगातार केवल भाषणों में सीए और एनपीआर, एनआरसी को मुद्दा बनाते रहे, वहां उनकी हार हुई। यहाँ दिल्ली में भी आप देखिए, तौहीन बाग, करंट लगा दो, गोली मार दो, तमंचे पकड़ा अच्छा दो, याद दिलाया इस आपने करंट लगने वाली बात हार पे। हुई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली और देश के लोगों को खुश राजनीति होना लगा चाहिए है, कि दिल्ली वालों ने ऐसी हिंसात्मक, विध्वंसात्मक राजनीति को नकारा है। ठीक है, घनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। भारद्वाज जी बोलिए। आप में और बीजेपी में फर्क नहीं है कुछ? मैं वही रागनी जी की बात का जवाब दे रहा था कि चलो रागनी जी का अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने आज हमें मैंडेट दिया है और फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। तो ऐसी बातें जब निकलती है, ऐसे वक्तव्य आते हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाता को लगता है कि ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। आज हमें मैंडेट मिला है, आज बात इस चीज की होनी चाहिए, रागनी जी हमें सुझाव दे कि हम अगले 5 साल किस तरीके से और अच्छा काम करें, अगले 5 साल हम कैसे सरकारी स्कूल और कैसे ठीक करें, कैसे सरकारी अस्पताल ठीक करें, कहां और मोहल्ला क्लिनिक बनाएं, कितने और सीसीटीवी कैमरे लगाएं, कितनी नई बसें लाएं। आज इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हमें। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी जो है वो हमें सहयोग करे। हम दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली का जो नाम है विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों में हो। सुधांशु जी का सहयोग चाहिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं सुझाव देना चाहूंगा, स्कूटर में जाता था, कार में जाएगा, यही फर्क हो। भारद्वाज जी, आप मजाक कर रहे हैं। विपक्ष तो आपने रखा नहीं, सारा गायब कर दिया। कांग्रेस 0 पे ला दी, यहाँ 7-8 पे ला दी, और कहा आपका किससे आप अपेक्षा करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी है, इनका तब भी सहयोग चाहिए। कांग्रेस का तो मिला जुला के 1 लाख वोट नहीं हो रहा दिल्ली के अंदर। मुझे 1 मिनट, कांग्रेस का मिला जुला के 1 लाख वोट नहीं, ये ताजा आंकड़ा मेरे पास आया है। जी से कुछ वो पूछ मिला जुला कर 1 लाख वोट नहीं बन पा रहा है। रागिनी जी के वक्तव्य पे कुछ बोलना है। वोटर भी हमारा परिवार है, देखिए रागिनी जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा कि बीजेपी 2 सीट पे थी, वापस आ गई, या आम आदमी पार्टी कैसे उठी है, लेकिन उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी में काम हुआ या आम आदमी में काम हुआ, वो पिछले 10 साल से मुझे कतई कांग्रेस में दिखाई नहीं देता। कांग्रेस में आपका शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक इतना बिखराव है। आपके यहाँ अभी अध्यक्ष इंटरिम है, आपके जो अध्यक्ष थे वो एक चुनाव के बाद लोकसभा के इस्तीफा देके भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिखना भी तो चाहिए कि आप इस झीरों को आगे पीछे एक भागना लगाने वाले हैं। संक्षेप में एक जवाब भी ले लेते हैं रागिनी से। रागिनी, जवाब इन सब बातों का। और राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव चल रहा था, जयपुर में भाषण दे रहे थे। आज सुबह से अशोक जी नहा धोकर कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हैं। मैं उनको जवाब जरूर देती हूँ। देखिए, मुझे ये शब्द पसंद नहीं आया जो आपने कहा कि राहुल गांधी भाग गए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रहने के बाद हम चुनाव हारे, उन्होंने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया, उसे आप भागना नहीं कह सकते। नहीं, पर मैं आपको याद दिला दूं, पलायनवाद समझता हूं, हंस कर कह रहे हैं पलायनवाद समझता हूं। एक नेता आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको अधिकार है, लोकतंत्र में आपको अधिकार है अशोक जी, आप समझ सकते हैं। पर जो मैं समझती हूँ, मैं भी तो कहने का मुझे मौका मिलना चाहिए। अमीर जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष नहीं छूटा, नहीं हुआ। जब 44 सीटें आई कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, पर किसानों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण विधेयक लेकर आए, उसी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, इन्हें विधेयक वापस लेना पड़ा। इसीलिए जनता और विपक्ष की जो ताकत है उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अब सुझाव दे दूं जल्दी से। सुधांशु जी यहीं बैठे हैं, घनेंद्र भारद्वाज जी यहीं बैठे हैं। आज अमीश जी आपके चैनल पर इन दोनों से वादा ले लीजिए कि नूरा कुश्ती नहीं होगी 5 साल। केजरीवाल जी नहीं कहेंगे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पुलिस काम नहीं करने दे रही है, और मोदी जी नहीं कहे, अड़ंगा नहीं लगाएंगे। ये सबसे बड़ा सुझाव है कि अपनी जिम्मेदारी की गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने का काम ना करें, तभी विकास हो सकता है। कि बीजेपी को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाना और डाउन प्लेट अंडर प्लेट खेलना, क्या ये दूसरे राज्यों में भी इस तरह का रेप्लिकेट करेंगे क्या आगे चल के? कोई ऐसी राजनीति, कोई स्ट्रैटेजी है आपकी अगर बीजेपी को रोकना है तो राष्ट्रीय स्तर पर? मुझे समझ नहीं आया क्योंकि आवाज बहुत कट रही थी। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की चुनाव जीतने पर हमारे कांग्रेस के नेता बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो क्या दूसरे राज्यों में भी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकने के लिए आप अंडर प्लेट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाएंगे? क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं?
देखिए मैं समझती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और बंटवारे से भरी हुई राजनीति को कम से कम करना, उसका क्षरण करना, उसकी शक्ति को कम करना, ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य जरूर है। पर इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी जब तक सशक्त नहीं होगी पूरे देश में, क्षेत्रीय पार्टियां जो है फिर वो तो ये बड़ी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। कि आप उसको जो है इज द अम्ब्रेला अंडर व्हिच ऑल द पार्टीज कैन कम टुगेदर एंड फाइट दिस बैटल अगेंस्ट द कम्युनल इंडिविजुअलिटी। लेकिन आप ये कहें कि हम अंदर प्ले कर रहे थे या टेबल के नीचे से हाथ चला रहे थे, तो वो बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको याद दिला दूं कि केजरीवाल जी ने शाहीन बाग की तरफ मुंह नहीं उठाया, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आगे कर देगी, और अगर बीजेपी का काम नहीं बनता तो कोई भी चाहता है। में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने घुसकर आंसू गैस छोड़े, एक पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति ये हो जाए कि हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं जीने देंगे, क्या करेगा आप लोग? सुधांशु जवाब अभी शोएब जमाई ने बोला जैसे आपने दिल्ली में अंडर प्ले करा, बाकी जगह नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक वचन देने के लिए मैं उनकी बात से एक बिंदु निकाल कर कहूंगा, और मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, अब कम से कम एक वचन दे दीजिएगा कि भविष्य में कभी ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाएंगे। ये नहीं होगा कि जब भाजपा हारेगी तो ईवीएम सही है और जिस दिन भाजपा जीतेगी ईवीएम गलत है। और मैं विनम्रतापूर्वक अपने आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से भी कहूंगा कि केवल 24 घंटे पहले उन्होंने जो कुछ कहा था उसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। राजनीति गंदी राजनीति नहीं करेंगे, ये आप भी वचन दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। सारे बच्चे पूरे भैया, मैंने तो ईवीएम की बात कही ना, अभी राजनीति की बात नहीं रही है, ये प्योर ईवीएम की बात है। सुधांशु वचन मांग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वचन पत्र ले आऊंगा मैं कार्यक्रम के आखिर के अंदर कि एक वचन पत्र बीजेपी का वचन पत्र, कांग्रेस का वचन पत्र। अच्छा, अब रही बात इस पार्टी का वचन मांगी रही है। एक सेकंड कांग्रेस, लेकिन अरे भाई लगातार सब लोग बोल रहे हैं चुनाव खत्म हो चुका है भाई लोगों। अब मैं भाई बोल तो लूं। अभी जी हमसे आपने पूछा, मैंने केवल ईवीएम पे वचन मांगा, सब लोग भड़क पड़े। अरे आगे बोलने नहीं दिया भाई। चुनावों पर वापस आना चाहिए। अमित जी हाँ, चुनाव पे आइए वापस। नहीं, पर अब एक तो है कि कल तक आम आदमी पार्टी भी ईवीएम पे बोलने लग गई थी, खत्म हो गई बात। जी अब जी इसको धनेंद्र बोलिए घनेंद्र। बस मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि 24 घंटे पहले ने जो बोला था उसके लिए उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। और चुनाव आयोग और भारत की चुनाव जो प्रश्न उठाए थे उसके लिए विनम्रतापूर्वक। सुधांशु, अब ईवीएम का हुआ, हम सबको पता है ईवीएम एक बहाने की तरह होती है, वो बहाना खत्म हो लिया। रागनी ने कंसर्न रेज करा कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार आगे, सुधांशु जी यहाँ बैठे, बहुत मजबूत आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी फाइलें मत रोकना, हमारे काम मत रोकना। केंद्र सरकार से हमें पूरा सहयोग चाहिए, एमसीडी से हमें पूरा सहयोग चाहिए। आप एमसीडी से दिलवाना, केंद्र सरकार से दिल्ली का नतीजा क्या कहता है? वारिस पठान का पहला बयान सुन लेते हैं, पहला रिएक्शन सुन लेते हैं। ऑल ऑडियोज डाउन। वारिस पठान, दिल्ली का रिजल्ट क्या कहता है? वारिस। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करता हूं केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी जीत हासिल की, तीसरी मर्तबा जीते। आज की शाम बिरयानी के नाम, अमीश भाई और सुधांशु त्रिवेदी सुन ले ये बात। ये हार है हेट की, ये हार है डिविजिव पॉलिटिक्स की, ये हार है पोलराइजेशन की, ये हार है बीजेपी के घमंड की, उनके एटीट्यूड की, और ये जीत है काम की, ये जीत है मोहब्बत की, और ये जीत है दिल्ली के विकास की। आज पूरे देश ने, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि भाजपा जो सरकार है ये आहिस्ता 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 पूरे देश में खत्म होती जा रही है। देखिए, इनको 303 सीटें देके जिताया था। मैं ब्रेक के बाद इसी डिबेट पर आता हूं, मैं ब्रेक के बाद इसी पर आता हूं। आज की शाम वो कह रहे बिरयानी के नाम, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं शोएब जमाई? कि शाम जो है शाहीन बाग की बिरयानी और टेस्टी हो जाएगी। चलिए मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद इसी पर बहस करते हैं। आप देख रहे हैं इस समय हमारा सबसे बड़ा शो चुनाव पर आर पार, सबसे बड़े दंगल में बार बार बिरयानी की बात हो रही है। आज की शाम बिरयानी के नाम कहा गया वारिस पठान की तरफ से, जो AIMIM के प्रवक्ता हैं, और आज की बिरयानी बड़ी शानदार होगी। शाहीन बाग जीत गया है और शाहीन बाग ने करंट लगाया है बीजेपी को और RSS को
ऐसा भी कहा जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो बड़ी मजेदार बात यह है कि AIMIM के प्रवक्ता हैं वारिस पठान साहब, जो चुनाव लड़े ही नहीं, उनको बिरयानी में बड़ा मजा आ रहा है। और शोएब जमाई ने कहा कि बिरयानी शाहीन बाग की अच्छी हो गई, पर यह नहीं बताया वेज बिरयानी या नॉन वेज बिरयानी, कौन सी बिरयानी ज्यादा अच्छी हो गई है। नहीं ना, हमारे यहाँ तो दोनों तरह की बिरयानी चलती है। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इस चुनाव का एक निष्कर्ष हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों चलती है। लेकिन एक पंजाब वाली भी बिरयानी चलती है। अब वो उतना काफी है, वही बात है। अब उतना आप चाहते हैं कि शाहीन बाग की बिरयानी सिर्फ नॉन वेज रहे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि शाहीन बाग में वेज बिरयानी ज्यादा है। कहना चाहता हूं, इसका एक और निष्कर्ष है। अब मैं इस पे एक पॉलिटिकल निष्कर्ष बताता हूं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि इस चुनाव के द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल अब भारत की राजनीति में एक मजबूत क्षेत्रीय छत्रप के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि जैसे एक चुनाव जीतना तो माना जा सकता है कि लहर थी, परंतु दूसरा चुनाव जब वो जीतने में सफल हुए तो वो एक स्थापित व्यक्ति हो गए। तीसरा इसका निष्कर्ष यह है कि जब जब किसी राज्य में राष्ट्रीय दलों ने क्षेत्रीय दलों की पालकी ढोने का प्रयास किया है, तो अपने समर्थन के साथ साथ अपना वोट भी दे दिया है। कांग्रेस ने समर्थन देकर पहली सरकार बनाई थी, हमने चाहे बसपा का समर्थन देकर सरकार बनाई हो या किसी को भी समर्थन दिया हो, अन्यथा अंततः हमें उसका लाभ नहीं हुआ और हमारा वोट भी उनको ट्रांसफर हो गया था उत्तर प्रदेश में। आज कमोबेश यही हाल कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया। तीसरा निष्कर्ष इसका यह है कि अब दिल्ली की राजनीति में सभी दल, जिसमें बसपा जैसे लोग भी थे, तो क्या जो आप 15-20 साल शाहीन से बाग प्रासंगिक बातचीत थे, करने के लिए? अब सब अप्रासंगिक हो गए। शाहीन बाग में बातचीत करने के लिए सरकार आएगी। शोएब, आराम से बात कर लेते हैं। वारिस पठान भी काफी देर से बैठे हुए हैं। संजय कुमार अच्छा, चौथा मैं बात कहना चाहता हूं, घरेंद्र भारद्वाज जी ने कहा कि हमें काम करने देना। अरे मैं तो कह रहा हूं, हमने काम नहीं करने दिया होता तो आप 5 साल के काम पर वोट कैसे मांगते? आपने कहा ना 5 साल काम पे वोट दीजिए, तो हमने काम करने दिया था। आगे भी आप काम करें और दिल्ली की भावनाओं के जनता वो तो डिफेंस चला गया कि काम नहीं करने दिया। अगर काम नहीं करा होता तो फिर काम कैसे कर लिया आपने सारा? आ गई, उनकी रूलिंग आ गई सर। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी रूलिंग आ गई जुलाई 2018 में कि दिल्ली की चुनी सरकार की क्या शक्ति है। तो आपको फिर कहना चाहिए था कि 1 साल का काम, कोशिश करी, फिर 5 साल नहीं कहना चाहिए था ना, अगर आपकी बात सही मानी जाए। भगवान 5 साल जो हमारे जी, तो फिर 1 साल का कहना चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद का काम। आपने कहा 5 साल का काम। सुधांशु जी, अब मैं सुधांशु जी, आपको पता है कि वो मतदाताओं ने सर पे लिया है, खत्म करो इस बात को। वो हमसे जंगी करते रहे 3.5 साल। क्या पर्सनल मैटर बना लिया उन्होंने? मुझे भी दे दें। बिल्कुल रागिनी, मैं आपको वक्त दूंगा, लेकिन पहले AIM वारिस पठान, आज की शाम बिरयानी के नाम, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि शाहीन बाग जीत गया, जैसा यहां पर शोएब जमाई भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर कितना ड्रास्टिक बड़ा है? क्या उसका वो शाहीन बाग का रिजल्ट नहीं है क्या? सवाल है मेरा आपसे ये बिल्कुल हो सकता है आपको बिरयानी पसंद हो, बाकी ना बिरयानी पसंद हो। शाम बिरयानी के नाम, और आप और सुधांशु जी आइए, आपको हलवा और पोहा भी साथ में खिलाया जाएगा, क्योंकि आज वो फासिस्ट रिजिम की हार हुई है। और देखिए बीजेपी का तो ग्राफ गिर रहा है। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, पूरा नेशन अब इनको धिक्कार रहा है। अब देखिए बिहार आएगा, बिहार के अंदर ये हारने वाले हैं, उसके बाद में बंगाल में हारने वाले हैं। अरे हर तरफ पब्लिक बिहार में आ रहे हैं। एक ही बात पे ये दिल्ली का एक चुनाव देखकर एक ही बात पे दिल्ली का चुनाव देख के कह रहे बिहार भी हारने वाले हैं। वारिस पठान, देखिए वारिस पठान ने बोला इसमें 2-3 कारण हैं। तो दिल्ली के चुनाव में आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला, इसके 3-4 कारण है। एक तो इसमें पहला कारण है शाहीन बाग इन्होंने क्रिएट किया, और उसको मैं साबित करता हूँ कि 1 सेकंड आपके बीच में नहीं बोले थे, उनको आप 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम बाहुल्य है, उसमें इनको बम्पर वोट मिला है 70,000, 90,000, 60,000, 50,000। तो अल्टीमेट फायदा किसको मिला? इनको मिला। और देखिए काम तो केंद्र सरकार ने किया है। अभी ठीक बात है साहब ने, 1 साल पहले काम करना अरे आपका तो एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ा दिल्ली में। आप तो सिर्फ भड़काने का काम करते हो। आपने तो ऐसे भाषण दिए ओवैसी साहब ने कि मेरे को गोली मारो, मैं आना चाहता हूँ, बताइए कहाँ गोली मारे? तो आप कैसे बिरयानी की बात कर रहे नहीं मानेंगे तो
गोलियों से मनवाएंगे, आज मत करो जहरीली सब बात। फेल हो गया। आज पूरा जहरीली बात जितनी मत करो। हेट स्पीच सब फेल हो आज गई। अच्छी बात अमीश करो। भाई, ये आज इंसल्ट सच्ची है चीज तमाम है, बीजेपी के वरिष्ठ मुझे नेताओं के हेट जो स्पीच दिल्ली के में तो गए थे सुरमा कैंपेनिंग आप करने हो। के लिए। क्या ये बात कर रहे तमाम हो? नेताओं का इंसल्ट है। क्या मैं बोल- तमाम वारिस नेताओं भाई, को वारिस दिल्ली की पठान, आज जनता की ने शाम ठुकरा बिरयानी दिया के है। नाम तो किस किस को क्या मैं बिरयानी बोल सकती पहुंचा दी आपने, ये भी बता दीजिए। किस किस को बिरयानी पहुंचा के आए हैं उनके स्टूडियो में या घर पे? मैं तो अमीश देवगन को भी बुला रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी को बुला रहा हूँ, और मैं तो साथ में हलवा और पोहा भी खिलाऊंगा। गुंजा को भी चलिए। लेके आना सुधांशु जी साथ साथ में, मगर चलिए, आराम से आपका आए, हलवा, खुले दिल आपका से पोहा, आए, आपकी हम गले बिरयानी लगाएंगे, आपको मुबारक। नफरत नहीं करते। और भिजवाइए हम तो क्या मैं मौसम क्या फैलाने की कर रहे हैं बात कर उनको। रहे हैं। मैं बढ़ता हूं आगे जी। उनको भिजवाइए जो स्टूडियो में डांस कर रहे हैं। वो जरूर खाएंगे। लेकिन मैं संजय कुमार का रुख करता हूं। संजय कुमार, दिल्ली के चुनावों को बिहार से रिलेट करना या फिर आगे बंगाल से रिलेट करना क्या वाजिब होगा एज अ स्ट्रैटेजी? देन रागनी, आई एम कमिंग टू यू। नहीं, बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। हर स्टेट के चुनाव के अपने अपने अलग डायनेमिक्स होते हैं। इन चुनाव के नतीजों से ये भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि देश भर में बीजेपी के का क्या माहौल है या प्रधानमंत्री मोदी की क्या छवि है। मैं तो इस बात से दिल्ली के चुनाव से ये भी निष्कर्ष नहीं निकालता। इन चुनाव से ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता कि अगर ऐसे राज्यों को अगर हम देखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। तो एक राज्य का चुनाव, और वो भी खासकर दिल्ली जैसे राज्य जो पूरा राज्य भी नहीं है, एक शहर ज़्यादा है, राज्य कम है, इसकी अपनी डायनेमिक्स है। इसमें एक पार्टी की सरकार रही, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने उसके लिए वोट दिया। इससे कांग्रेस बिगेस्ट डिबैकल एंड चिदम्बरम कॉलिंग इट अ ब्लफ। देखिए, अब चिदम्बरम जी क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस के वोट जो 10% के करीब था, उससे भी नीचे जाने की खास वजह, एक वजह बिल्कुल साफ थी। हिंदुस्तान का एक मतदाता कभी भी अपना वोट बर्बाद होता हुआ देखना नहीं चाहता। जिस दिन उसे पता ये चला कि कांग्रेस कहीं भी रेस में नहीं है, बिल्कुल कहीं टक्कर में नहीं है, तो कांग्रेस के जो कोर समर्थक थे वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ने लगे। अपर कास्ट के जो वोटर जिन्होंने कांग्रेस के लिए 2015 में वोट दिया था, उनका वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, और जो कुछ दलित मतदाता या मुस्लिम मतदाता जिन्होंने कांग्रेस के लिए 2015 में वोट दिया था, उनका वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। अशोक, रागिनी काफी देर से इंतजार कर रही है, मैं आपके पास भी आता हूं। रागिनी, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, क्विकली मेक इट। अमीश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सुधांशु जी को बहुत चिंता है कि कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों का क्या समीकरण रहेगा। लेकिन गुजरात से लेकर आज दिल्ली तक अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने ही लिए जो लक्ष्य निर्धारित करती रही, उसमें ये पूरे तरीके से विफल रहे। गुजरात में 150 सीट कहा और 99 के चक्कर में फंस गए। दिल्ली में 45 और 48 कहा और देखिए कहां पहुंचे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है एक उंगली दूसरे की तरफ उठाएं तो 3 अपनी तरफ उठती है, क्योंकि दिल्ली एक छोटा प्रदेश है। उसके अलावा आप पिछले 1.5 साल से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बाकी पूरे देश में लगातार सिमट रहा है, और 3 बड़े प्रदेशों में हमने सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी और हराया। लोकसभा में आप वही सब प्रदेश हारे, की बात हो रही है, लोकसभा में आप वही सब प्रदेश हार गए। मतलब लोकसभा में लोकसभा सीट हारे आप, यानी राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चला। की चर्चा कर रहे हैं ना आप, प्रदेश के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं ना आप, इसीलिए बंगाल और बिहार की बात कर रहे हैं। और मैं बिहार पर ही आ जाती हूँ। देखिए, बिहार ने सबसे पहला संदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति मत कीजिए। अमित शाह जी ने कहा कि अगर यहाँ पर भाजपा को वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान में बम फूटेंगे, और आपने देख लिया था कि महागठबंधन को उधर पर मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। एक के बाद पे क्विक रिएक्शन, नकारात्मक बिहार पर रिएक्शन, कांग्रेस का स्टेक हालांकि बिहार में इतना बड़ा नहीं है। बिहार का जहां तक सवाल है, 1 मिनट सुधांशु जी ये जरूर बता दें कि मोदी जी पाकिस्तान में नॉनवेज बिरयानी खा के आए थे या वेज बिरयानी खा के आए थे, ये भी शायद जनता को जान ही लेना चाहिए। वेजिटेरियन मैन, बट स्टिल दिस क्वेश्चन डज नॉट। मैं संजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिल्ली का जो चुनाव का रिजल्ट है ये बिहार में इम्पैक्ट नहीं डालने वाला। सुधांशु नहीं है, शाहनवाज हुसैन है, वो मेरे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो मैं उनसे सवाल पूछ लूंगा वो कौन सी नरेंद्र मोदी बिरयानी खा के आए थे। लेकिन मैं जुड़ चुका हूं वेजिटेरियन मैन। खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी को बिरयानी कहना आपका अधिकार है। शाहनवाज जी हैं मेरे साथ, जुड़ गए। शाहनवाज जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूं? जी जी जी, मैं जुड़ा हुआ हूं। पहले तो मैं रागिनी नायक जी को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत हिम्मत वाली हैं, छात्र नेता रही हैं। आज के दिन भी जहां हम
40% वोट लेकर सरकार नहीं बना पाए, आम आदमी पार्टी की बनी, उनको हमने बधाई दी है। लेकिन 00 के बाद भी रागिनी जी इतनी बहादुरी से आज कांग्रेस का पक्ष रख रही हैं, तो ये बहुत दाद देने की बात है। और लगातार दूसरी बार, क्योंकि रागिनी जी भी दिल्ली की कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, और दिल्ली में काम करते हुए आज बहुत डिफिकल्ट केस की वकालत वो कर रही हैं। ये सही है, इस चुनाव में जो हमसे उम्मीदें थी या हमको जो जनता से उम्मीदें थी वो हम पूरी नहीं कर पाए हम जी। और मैं सोचता हूँ कि आज के दिन बड़ी हेल्दी डिबेट होगी, और डिबेट दिल्ली से होते हुए बिहार चली जाएगी, क्योंकि अगली लड़ाई बिहार में है। हम तो जिस दिन चुनाव एक जगह होता है, दूसरे दिन पूरा तंबू उखाड़कर वहां चले जाते हैं और वहां की तैयारी करने लगते हैं। ये सही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो जो वादा दिल्ली में किया, तंबू कर चुका है पूरी तरह से किया। एक मेरा दिल्ली देखिए ना, दिल्ली में हम सब उखड़ गया, करंट लग गया दिल्ली में जी। दिल्ली में करंट लग गया, हमने हार स्वीकार किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा है कि हम सकारात्मक भूमिका वो सही कह रहे। और मैं मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई है, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं। जब बिहार आएंगे तो हम वहां 200 के पार जाएंगे और बिहार का चुनाव जीतेंगे। मैं वापस आता हूँ अपनी इसी डिबेट पे। उम्मीद पूरी नहीं हुई है, हम मानते हैं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये बात हो रही है कि बिहार और बंगाल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि जब से विधानसभा बनी है दिल्ली में, चाहे वो सत्ता में रहे बीजेपी, चाहे 3 पे रहे चाहे 30 पे रहे, उनका वोट शेयर कांस्टेंट रहा है। लेकिन इस बार वोट शेयर 8% बढ़ा है। ये 1 to 1 है, इसलिए 8% आपको इतना इम्पैक्ट नहीं दे पाया। ये मल्टी कॉर्नर होता तो शायद 8% राइट पे लेफ्ट कांग्रेस बंगाल में लड़ेंगे, कांग्रेस एक भाग में लड़ती है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि 8% का राइज यदि आपको शाहीन बाग पे मिलता है, तो ये क्यों नहीं रिपीट बिहार में किया जा सकता और क्यों नहीं बंगाल में जवाब मैं बिहार से देता हूं। रागिनी आपका शुक्रिया। मेरे साथ आलोक शर्मा जुड़ गए हैं, दिल्ली में कांग्रेस का अब बड़ा फेस है, नेता है। आलोक शर्मा, मैं समझ सकता हूं कि आपको दुख हो रहा होगा जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, बट व्हाई लीडर्स लाइक अधीर रंजन चौधरी, लीडर्स लाइक पी चिदम्बरम आर सेलिब्रेटिंग दिस? देखिए, मैं समझता हूं इसका कोई बहुत सॉलिड कारण मुझे भी नहीं मिला। कांग्रेस की जो सिचुएशन है 4% वोट पर आकर अगर हम कहें कि बीजेपी हार रही है इसलिए हम खुश हैं, मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई ठोस आधार है। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने कि इस तरह के नंबर्स? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। 10, 12, 15 सीटों पर डायरेक्ट बहुत अच्छी फाइट नजर आ रही थी, लेकिन उन सीटों पर भी जो वोट परसेंटेज मिला वो जो हमारी उम्मीद थी उससे बहुत कम मिला। कई मतलब 60 अराउंड, अभी ठीक है लेटेस्ट आंकड़ा तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कंफर्म हो रहा है वो 67 सीट्स पर जमानत जब्त हो गई है। नहीं, देखिए थोड़ा सा हम लोग भी अपना अपना दिमाग लगा लें। हम लड़े ही 66 सीटों पे, तो 67 पे जमानत नहीं, कांग्रेस प्लस की मैं बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस प्लस की बात कर रहा हूं। वो उसके आपने आरजेडी के साथ शेयर करा था। फिर कह रहा हूं उसको भी अगर इन्वॉल्व कर लेंगे तब भी वो आंकड़ा भी ठीक नहीं बैठ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी मूलभूत कुछ दिक्कतें रही, कुछ समस्याएं रही, उसकी वजह से रिजल्ट आया है। शीला दीक्षित जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही और उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके भेजा। वहीं से कहीं ना कहीं हम अपनी ग्राउंड को उसको वापस हम नहीं ले पाए। उसके बाद शीला दीक्षित जी के देहांत के बाद 3 महीने 4 महीने तक हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाए। 7 वर्षों तक एक ही प्रभारी हमारे यहाँ पर दिल्ली में अगर रहता है, तो कहीं ना कहीं मूलभूत कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स रही हैं जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर उसको आज भी हम नहीं समझेंगे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। मैं एक सेकंड आपको बताता हूं, पूरा डेटा मैं डेटा वेरीफाई कर देता हूं आपको। लगभग 63 पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, 63 पर, और 4 पर आरजेडी की जमानत जब्त हुई है। यानी टोटल 67 ही नंबर है। आंकड़ा वो 62 हो, 63 हो, 61 से कोई बहुत ज्यादा उसकी वो नहीं पड़ता है, बहुत उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आज। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जीती है, उनको बधाई देते हैं, उनकी बधाई के पात्र हैं आम आदमी पार्टी से। इसका एक बहुत बड़ा कारण अमीश जी जो राजेश गुप्ता विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश गुप्ता जी, बधाई आपको प्रचंड जीत के लिए, और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने कांग्रेस को तो समाप्त कर दिया दिल्ली में, और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा लेकिन रथ उनका भी रुक गया। बधाई आपको इसके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
राजेश दिल्ली की जी, जनता को। जी क्या आपको लगता है गेम चेंजर साबित हुआ आपके लिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हमने नए रूप रंग भी देखे इस चुनाव के अंदर। पिछले 6 महीने में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, हनुमान चालीसा का पाठ भी करा। क्या आपको लगता है ये नई नवेली जो 6 महीने पहले आपने रणनीति बनाई वो चौखा रंग लेकर आई? देखिए ऐसा है नहीं, रणनीति कोई नई नहीं बनाई। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे या मंदिर गए थे। ऐसा नहीं है कि हमने 6 महीने पहले काम करना शुरू करा। नहीं, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया 6 महीने पहले, वो बड़ी रणनीति थी। भाई मोदी जी के खिलाफ तब तक बोलने की जरूरत थी जब तक केंद्र का चुनाव था। तब दिल्ली का चुनाव था, उसमें मोदी जी तो लड़ नहीं रहे थे, तो उसमें तो उनके कोई लोकल नेता सामने आते और हमने बार बार कहा कि लोकल नेता का नाम बता दो, उन्होंने बताया नहीं। और मुझे लगता है कि शायद इसका भी कुछ फर्क पड़ा होगा। तो मोदी जी के खिलाफ जहां तक बोलने की बात थी तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी दिल्ली के चुनाव के अंदर, हम क्यों बोलेंगे। रही बात नई रणनीति की, पूजा पाठ की, तो वो तो हम व्यक्तिगत तौर पे करते ही आ रहे हैं। जब हम हिंदू हैं, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं करूंगा, और मैं बचपन से कर रहा हूं। कौन सी नई बात है? चुनाव लड़ने जाएंगे, ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, कुछ भी ऐसे। आज भी जब रिजल्ट आने वाला था तो मैं वृंदावन में था और सुबह ही मैं वापस आया और उसके बाद में रिजल्ट जी। शाहनवाज हुसैन, करंट तो लग गया, लेकिन वो करंट कहां लगा है इसको मैं बोलूं या आप खुद समझेंगे? अभी शोएब भाई कह रहे थे कि शाहीन बाग ने ऐसा करंट मारा कि कई लोग उड़ के फिर रहे हैं, यानी बीजेपी में। देखिए वो तो ना जमाई साहब या वारिस पठान साहब का दिल्ली के चुनाव से क्या मतलब है? तंबू उखाड़ इनका के क्या लेना देना है? इनका तो कुछ लेना देना है नहीं। पूरा मुद्दा और अब ये तो जी नागरिक ही रहेंगे। अब ये तो पठान साहब, अरे आप ये तो कह रहे हैं आज की शाम बिरयानी के नाम सरकार का साथ देने वाले आप तो आज आप लोग तो अगर इसमें भी खुश हैं, आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में पराजित हुई है, इसमें खुशी हो रही है, तो आपको ये खुशी मुबारक हो, खुश होते रहिए। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है तो हमें क्या करना है उसमें? अमित तो जी, मुझे इनका इनसे कोई एक लेना सवाल देना पूछना है है। नहीं। बिहार के बारे में कह रहे थे शाहनवाज हुसैन बिहार के हैं, अगर शाहीन बाग के मुद्दे पर बना बनाकर पहले शहनवाज भाई तो राजेश गुप्ता जी को नहीं, शाहनवाज हुसैन आपने डिबेट को थोड़ा लेट ज्वाइन करा या फिर आपसे पहले आपसे पहले वारिस पठान कह रहे थे कि आज की शाम जो है वो बिरयानी के नाम है, और देखिए किस तरह का हश्र हुआ है, किस तरह से करंट लगा है। मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वाकई वो सोच जो शाहीन बाग वाली सोच थी, रास्ता जाम करने वाली सोच, उसकी ये जीत है? अरविंद केजरीवाल साहब खा रहे हैं, वो हनुमान मंदिर गए तो कहाँ वारिस पठान साहब साथ में गए, जाते या उनके साथ में? तो इनको क्या, इनको भी पूछिए कि इनको अगर वो एक तरह से आपने नाम दिया, घर में जाएंगे। मैं तो वो कह रहा हूँ ना, बेगाने शादी में MIM दीवाना क्यों हो रहा है? उनको क्या जरूरत है? शोएब जामी साहब का क्या मतलब है इसमें? आम आदमी पार्टी जीती है, बधाई जब बाहर रही है उनके अंदर और फिर कह रहे हैं बेगाने शादी में और याद रखिए बिहार में 200 शाहीन बाग चल रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष की भूमिका उसमें ज्यादा है। तो फिर आप अगर लेके जाएंगे शाहीन बाग का मुद्दा बिहार में तो फिर वहां भी हार निश्चित है। नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शोएब भाई ये फेयर नहीं है, ऑडियो डाउन कर लीजिए आप, नागरिकता देने ऑडियो डाउन करिए, डोंट शो हिम। देखिए मुझे लगता है कि एक सीरियस पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए। कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, दो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। शाहीन बाग बिरयानी क्या ले रहे हैं आप लोग करना चाह रहे हैं? अच्छा नहीं ना, इनको MIM वाले को तो खाने की लत लगी हुई है, बिरयानी कोरमा निहारी, इसी में रहते हैं ये। पूरी सियासत इनकी बिरयानी कोरमे पे है। हलवा भी खिलाएंगे, दावती खाते रहेंगे, दोनों खिलाएंगे, दोनों बना के खिलाएंगे आज।
शहरवाज भाई, हनुमान जी का प्रसाद भी बांट रहे हैं। जाइए ना, हलीम खा लीजिए। हनुमान जी का प्रसाद खा लीजिए आप। पोहा भी बिरयानी के क्या हो गया है? बिहारी बिरयानी कौन रोक रहा है? अच्छी बात करें राजेश गुप्ता, हनुमान जी का प्रसाद खा लीजिए। मुसलमानों के बीच में करार डालकर इसी तरह की बिरयानी पॉलिटिक्स खिलाता कोई नहीं, सिर्फ बात करते छोड़ हैं। दो ये सब चीजें। मैं आप लोगों मंगलवार है, को हनुमान जी के पसंद का राम मंदिर बन रहा है। अच्छा, मैं अब रुक करता हूँ आलोक शर्मा का और हनुमान जी के पसंद की दिल्ली में सरकार भी आ गई है। क्योंकि कांग्रेस की बात करनी जरूरी है। मैं मतलब अगर नंबर्स को देखता हूँ, आप देखिए कोई भी दिल्ली का एरिया उठा लीजिए, वहां पर आम आदमी पार्टी ने तो बड़ी जीत हासिल करी ही है। बीजेपी भी वोट शेयर में जरूर दिखी है उन सीट्स पर, लेकिन कांग्रेस का कुल मिलाकर वोट अगर हम देखें तो वो अगर 4% है, अगर हम नंबर के हिसाब से बात करें तो अराउंड 1 लाख के करीब होगा ये। तो नाउ पार्टी ये बेसिकली ऑलरेडी आलोक जी ने बोला है, 7 साल से वही आदमी है, लगातार डिफीट झेलता आ रहा है और उसको इंचार्ज बना के रखा है। आपके जो सेनापति थे वो चुनाव के टाइम पे लंदन चले जाते हैं। यार चुनाव लड़ने के लिए बोला तो लोग भाग रहे। पुराने लोगों को उठाया कि भाई चलो कुछ तो तुम्हारा वजूद होगा। आज उन्होंने बता दिया वजूद उनका क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी संपर्क नहीं रखा। सब पैराट्रूपर है, ऊपर से आते हैं, दलालों का एक अड्डा हो गया है वो। मुझे लगता है तो ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में यदि जिसका मास बेस था, मास बेस वाले लोग ऐसे थोड़ी होते हैं कि जिनका 200-300 वोट आए। बात है कि चिदम्बरम और अधीर रंजन चौधरी बंगाल में ममता के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के साथ खड़े होते हैं। चिदम्बरम जिनका दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के चुनाव में यदि राहुल गांधी ये कहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने पर डंडे पड़ेंगे, राहुल गांधी इतना बड़ा स्टेटमेंट कहते हैं और उस चुनाव को कांग्रेस कहती है कि ब्लफ था, तो क्या राहुल गांधी का पूरा वो भाषण और वो सब ब्लफ था? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो घूम रहे थे वो ब्लफ था? चिदम्बरम को सोचना चाहिए बोलने के पहले। I'll quote, AAP won, bluff and bluster lost. The people of Delhi who are from all parts of India have defeated the polarizing, divisive and dangerous agenda of Bharatiya Janata Party. I salute to the people of Delhi. He is saluting the people of Delhi who have not voted for Congress party. They got them on who zero. have set an example to other states, will hold their elections in 21 and 2022. मैं आपसे सर जानना चाह रहा हूं, वो तो कह रहे हैं कि 21 और 22 यानी बिहार में भी और बंगाल में भी इसी तरह करिएगा, कांग्रेस का हाल यही करिएगा। ये उनका ट्वीट है। आपके इंटरप्रिटेशन आपके अनुसार है। नहीं, पर मैं तो ये पढ़ रहा हूं। अमीश जी, उन्होंने बीजेपी के एंगल से कहा है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस हारी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हम ये कहें कि साहब बीजेपी जीत गई या बीजेपी हार गई या आम आदमी हार गया, आम आदमी जीत गया, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। हम हारे हैं, दिल्ली की जनता ने हमें स्वीकार किया है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है अमीश जी। सर, मैं हिंदी अनुवाद भी चिदम्बरम ने ट्वीट करा है, मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। हमेशा पिछले कई सालों से इन्हीं चीजों में कांग्रेस के ट्वीटों में उलझे पड़े हैं। नहीं, मैं ट्वीटों में नहीं उलझा पड़ा, ये आज का ट्वीट है। सुन लीजिए ना, जी बोलिए। जो कह रहा हूं वो आप 15 सेकंड बोलिए। देखिए क्या हुआ दिल्ली के अंदर पिछले 1-1.5 महीने में, जो शाहीन बाग और तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ, उसमें पूरी दिल्ली को 2 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा वो था जो बीजेपी के साथ या कहीं ना कहीं मोदी जी को जिताने के लिए लग गया, और दूसरा पूरा हिस्सा वोटर्स का वो हो गया कि जो उनको आपके नेता सबसे ज्यादा एक मिनट सर सुन तो लीजिए, फिर वही आप उनसे निकल ही नहीं पाए। क्यों नहीं निकलूंगा? आप निकल ही नहीं पाएंगे। आम आदमी पार्टी शाहीन बाग, मैं कहूंगा आप एजेंडा चलाते हैं, बोल तो नहीं गए। अब भाई आप ही बोल लीजिए। अच्छा बोलिए प्रभु, आप ही बोल लीजिए। बोलिए। देखिए आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से, आप ये सोच रहे हैं कांग्रेस को आज कहीं पर अगर मान लीजिए 2000 वोट मिले, 3000 वोट मिले, ऐसा नहीं। पूरी जनता जो है 2 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा वो जो मोदी जी को जिताने पर लग गया, दूसरा हिस्सा वो कि जो मोदी जी को हराने पर लग गया। कांग्रेस को जनता ने उस अवस्था में नहीं पाया कि हम कांग्रेस की एज ए कांग्रेस हम बीजेपी को हरा रहे, इसलिए वोट परसेंटेज शिफ्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई ये डिसीजन आ गया है कि लोगों का यही मत हो गया। मुझे लगता है कि इसको और ज्यादा गहराई से इस निर्णय को देखने की आवश्यकता है। दोनों ने झूठ बोला है, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो। दिल्ली ठगी गई है और ठगी जाएगी आगे। नहीं, पर 5 साल का और लाइसेंस को तो आप 62 सीटें मिल गई, आप कह रहे वो झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक पसंद कर रही है। दिल्ली की जनता को मूर्ख मत समझो ना यार, प्लीज। नहीं मूर्ख नहीं समझो। आपने क्या दिल्ली की जनता को पिछली बार ठगे, 5 साल बाद फिर ठग रहे, कहीं ना कहीं मानो कि उन्होंने काम भी किया है। कहीं तो मानो, सैल्यूट करें उसी जनता कहीं तो मानो। अशोक जी मैं वही पूछ रहा हूं, दिल्ली में क्या प्रभुत्व लोग नहीं बैठते? राजेश गुप्ता कुछ कह रहे हैं। अशोक जी आप इतना नहीं यार, हम भी दिल्ली में रहते हैं, आपने बोल दिया कि हम ठगने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अशोक जी आप कोई भी आके ठग देगा। अशोक जी किस
सरकार ने एक बस नहीं खरीदी हो 5 साल में, एक कॉलेज नहीं बनाया हो, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई हो? आप बताइए ना। एक सेकंड, आप मोहल्ला क्लिनिक आइए, आप स्कूल देखिए, आप मुझे केवल पानी देखिए। एक कॉलेज का नाम बता के जाइए। कॉलेज पे क्यों केजरीवाल ने खोला? अरे यार, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। कॉलेज की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बेसिक स्कूल की बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल का नाम बताइए 100 बेड का, जिसने मैंने क्या, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात बताऊँ? काम हो गया, बहुत ज्यादा काम हो गया। राजेश गुप्ता काफी देर से मीडिया को आप पूरा पैसा एडवर्टाइजमेंट बांट के काम हो गया। कौन सा एडवर्टाइजमेंट पे दे रहे हैं यार? भाषा नहीं बोलनी भाषा नहीं बोलनी चाहिए आपको। कितना एडवर्टाइजमेंट क्या है? जी जी, क्या हुआ? राजेश गुप्ता, आम आदमी हजारों पार्टी करोड़ रुपए की क्या को आवश्यकता है? मोदी से ज्यादा नहीं दिया, दिल्ली की मोदी जनता ऐसा को काम काम दिखाओगे तो पेज एक अखबार में दे रहे हैं। अगर इतना काम एक्सेप्ट करो कि ऐसा संगठन नरेंद्र मोदी को दोबारा चुना है। मैं कुछ जनता काम का किया है। सम्मान करता हूं, मैं जनता का सम्मान करता हूं। मेरा ये कहना है, राजेश गुप्ता जी, मेरा ये कहना है कि अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि दिल्ली की जनता 2 भागों में बंट गई, एक शाहीन बाग के साथ और एक उसके खिलाफ। ये दिल्ली की जनता को इतना मूर्ख क्यों समझते हैं? अरे भाई, दिल्ली की ज्यादातर जनसंख्या बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। उन्होंने कहा हमें इन मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं एक बात बताता हूं, मैं अभी तो चलो दोबारा विधायक जीत के आ गया हूं, पहले भी विधायक था। मेरी विधानसभा में 700 बाग है, सारे के सारे बाग गंदे पड़े हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है। वो एमसीडी या डीडीए के अंडर में आते हैं। उन बागों की बात कोई क्यों नहीं करता भाई? तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। उन्हें पता था कि बेमतलब के एक सुर्रा छोड़ दिया गया और उसके इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। वो चाहते हैं हम वहां जाए, कांग्रेस भी चाहती थी, बीजेपी भी चाहती थी हम इसी ट्रैप में फंसे रहे। हमने कहा नहीं, हम शिक्षा की, चिकित्सा की, सुरक्षा की बात करेंगे। और दिल्ली की जनता ने इस बात को समझा और रही सही कसर हनुमान जी ने पूरी कर दी कि भैया अगर मजाक उड़ाओगे, मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाओगे, अगर हनुमान जी का मजाक उड़ाओगे तो लंका में आग लगा देंगे। लग गई दोनों की लंका। आप देख रहे हो कि हालात। और दिल्ली की जनता ने एक जवाब और दिया। देखिए, मैं बार दिल्ली की जनता ने एक जवाब और दिया कि जो इन्होंने मजाक उड़ाया आतंकवादी कांग्रेस की के, आलोचना उसका जवाब दिया कि दिल्ली का मुद्दे पे नहीं जा रहा। लेकिन केजरीवाल। आप ये कहें साहब दिल्ली जो है वो पेरिस बन गई है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 5 बार दिल्ली में कूड़ा रही दिल्ली, उसका किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। कोऑर्डिनेशन कमेटी तक आप लोगों से नहीं बनी। मैं तो फिर कह रहा हूँ कॉलेज का, अरे साहब गुप्ता साहब जाने से पहले कॉलेज का नाम बता के जाना जो केजरीवाल जी ने खोला। एक हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड हो, केजरीवाल जी ने खोला, उसका नाम बता के जाना। मेरी विधानसभा में आ जाइए, फिर मैं कहूंगा, मेरी विधानसभा में आ जाइए, मैं आपको दीपकर्मा हमारे टाइम में 150 फ्लाईओवर बने, 2 फ्लाईओवर का नाम बता के जाए। लेकिन विकास बहुत हो गया। दोनों लोग एडवर्टाइजमेंट के बेस होकर बिल्कुल मुझे नहीं लगता, आई डोंट एग्री विद इट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट पे अगर चलता तो राहुल गांधी की बड़ी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने करी। राहुल गांधी नहीं चल रहे साहब। महिला सुरक्षा की बात अभी वो कह रहे थे। मुझे लगता है कि पब्लिक के मैंडेट का अपमान है। आप कह रहे हैं हेल्थ में बहुत काम हो गया, देश के मैंडेट का अपमान है। दिल्ली 5 साल दिल्ली के मैंडेट का अपमान है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हो गई, काम बहुत हो गया। एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन, संजय कुमार। नाउ okay, I'll stick to this topic. Shahnawaz Hussain, first you respond, then Sanjay Kumar from CSDS. देखिए, दिल्ली का चुनाव हो गया है और दिल्ली में जो रिजल्ट हुए हैं उसको हमने स्वीकार किया है। और आज के दिन इस पर हमने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा वो हमने बता के लड़ा। ठीक है, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, हमारी सीटें भी बढ़ी, लेकिन हम सरकार बनाने के करीब नहीं पहुंचे और काफ़ी बड़ी बहुमत आम आदमी पार्टी को मिली। हमने बधाई भी दे दी है। अगला चुनाव अब बिहार में है, बंगाल में। हमारा टारगेट उसको जीतना है, हम उसी में लगेंगे। जी ठीक है, जिस दिन जो पार्टी जीतती है संजय हैज अ पॉइंट टू ऐड। संजय, मतलब ये नहीं कि जो जीत गई बेवकूफ बना दिया। सारे पॉइंट 2019 में मोदी ने बेवकूफ बना दिया, 2020 में अरविंद केजरीवाल ने बेवकूफ बना दिया। क्या इससे अपनी हार को सेटिस्फाई करा जा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना दिया और 7 की 7 सीटें जीत ली, या आम आदमी पार्टी ने 2020 में दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना दिया और सारी की 62 सीटें जीत ली। हम लोगों ने भी कई सर्वेक्षण किए और हमने देखा, देखिए, नए स्कूल खुले या नहीं खुले, नया कॉलेज खुला या नहीं खुला, सिर्फ यही एक पैमाना नहीं होगा विकास का। अगर जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ी या नहीं बढ़ी, अगर ये हम मान भी लें कि कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई विकास नहीं हुआ? आप जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनको जाके देखिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, वहां पे टीचर की जो फैसिलिटी है उसको जाके देखिए। इन सब बातों से ये प्रमाण बहुत साफ है, विकास हुआ है। जब हमने जिस सर्वे का जिक्र किया, बड़ी संख्या में लोगों ने इस बात को कहा कि अगर आप स्कूल की बात कर लें, हेल्थ फैसिलिटीज की बात कर लें,
बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने दिल्ली में जो काम हुए उसको इंडोर्स किया है। हम हर स्टेट में हम लोग चुनाव के समय सर्वेक्षण करते रहते हैं, हमें कभी भी किसी स्टेट में इस जिस तरह की दिल्ली की जनता ने दिल्ली के सरकार के कामकाज का समर्थन किया, ऐसा हमें कभी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जी आलोक, अब आप इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं? देन एक ही बात पे कम देखिए, मैं समझता हूं कि अगर तथ्यों पर बात करें तो बेहतर रहेगा। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में कितने टीचर्स की भर्ती 5 साल में हुई है और उसके आंकड़े अगर आप देख लें तो चौंकाने वाले हैं। शायद उसको कोई नहीं देख रहा है। ना नए स्कूल खोले आपने कमरे बनाए, जो 8,000 करोड़ का काम था 28,000 करोड़ में किया आपने। पर ये सब कुछ चुनाव सर एक अमीश जी पिछले 15 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया पूरी तरह से, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। आप सोचते हैं कि फ्रीबी क्या उस पूरे बाकी राज्यों में इस तरह से हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मैक्सिमम पूरा हो गया था। आप कहते हैं सब नया कॉलेज नहीं खोला, नई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल सकते थे? क्यों नहीं खोली आपने? ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी से जवाब दिलवाऊंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो ये आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि काम की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि जनता ने कुछ किया है, वोट ज्यादा दे दिया तो जनता का अपमान है। देखिए, ये एडमिटेड फैक्ट है। अभी आपके प्रोग्राम में उन्होंने मांगा कि भाई 6 महीने से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद हमको पावर मिली है, और ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें काम करने देना। देखिए, स्कूल तो नहीं बने बिकॉज डीडीए ने लैंड ही नहीं दी इनको, तो इसको कैसे डिनाई कर दोगे? मतलब काम कम हुआ है, पब्लिसिटी ज्यादा हुई है, वोट मिला है, वोट खाली काम पे नहीं मिला है, वोट शाहीन बाग पे मिला है, वोट हनुमान मंदिर का मिला है, वोट हनुमान चालीसा पढ़ने पे वोट मिलता है तो राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ चुनाव के दौरान, वोटिंग के पहले। अरे हनुमान जी जिसके भक्त हैं, उस राम का मंदिर बनाने का अनाउंसमेंट होने के बाद तो बीजेपी को शिफ्ट कर देना चाहिए था। 24 घंटे क्या बात कर रहे हैं? सारा शिफ्ट किया आपने, आपको आप लोगों को बिहार में वोट ही नहीं मिलना चाहिए। रामविलास पासवान ना टोपी पहनते हैं, ना रामविलास पासवान मंदिर जाते हैं। वोट जो मिलता है वो डेवलपमेंट लेकिन वाजपेयी जी आप तो कह रहे थे कि शाहीन बाग से बीजेपी को फायदा होने वाला है। मैंने कब कहा? मेरा शुरू से स्टैंड है कि शाहीन बाग क्रिएट किया अमानतुल्लाह ने, और उसी को आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है, बीजेपी को उसको बेनिफिट नहीं मिला। इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस के नेता उधर जाते रहे, अमानतुल्लाह खान वहां भाषण देते रहे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का किला वहां पे गोलबंद रखा, सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिले उस सीट के अंदर। और मुस्लिम बहुल सीटों में भी आम आदमी पार्टी की लगभग सभी सीटें हैं, लेकिन कोई ऐसी सीट नहीं है जो आम आदमी पार्टी बड़े अंतर से नहीं जीती हो। कांग्रेस के नेता वहां भाषण देते रहे, फायदा ले गई आम आदमी पार्टी। बल्कि हमको एक सबक लेना पड़ेगा इस चुनाव से कि हम कांग्रेस को थोड़ा बूस्ट अप करते रहेंगे, जिससे कि कम से कम हमारा भी वोट सिक्योर। ये आपने दिल की बात बोली है, ये दिल की बात बोली है। अगर ये सरेंडर कर देंगे तो आपकी बात सुन के पहली बार डिबेट के अंदर आलोक शर्मा भी खुश हो रहे हैं कि हमको भी कोई बूस्ट अप कर रहा है। आलोक, आपकी स्ट्रैटेजी, शाहीन बाग आपके नेता जाते रहे, आपके छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े बड़े नेता वहां जाते रहे, फायदा सारा अमानतुल्लाह खान को मिला। 17 सीटों पर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की थंपिंग हिस्टोरिक विन हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीए को लेकर एक अपना आधिकारिक स्टैंड है। हमने तो सीए का लोकसभा में विरोध किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने उसका सपोर्ट किया वहां पर ऑन रिकॉर्ड, ये अलग विषय। लेकिन जिस तरह से शाहीन बाग करंट लगेगा, गोली चलेगी और तमंचे लहराए गए, उससे कहीं ना कहीं जो 2 हिस्सों में दिल्ली की जनता का वोट बटा है, उसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। एक सवाल मेरा दिल से मन कर रहा आपसे पूछने का कि आप मुफ्त में मारे गए, क्योंकि आप तो शाहीन बाग जा भी रहे थे, आप सीए का विरोध भी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल सीए का विरोध भी नहीं कर रहे थे, बीजेपी सीए के पक्ष में खड़ी हुई थी, तो आप लोग तो बीजेपी के खिलाफ थे शुरू से, लेकिन उसके बावजूद आप चुनाव में ना खड़े हो पाए। मुझे नहीं लगता कि सीए का कोई डायरेक्टली इंपैक्ट यहां पर आया है दिल्ली के चुनाव के ऊपर। हाँ, जरूर तो पूरा सीए पता। एक मिनट, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उसको हिंदू मुस्लिम करना, करंट लगेगा, पाकिस्तान चले जाएंगे, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा 8 तारीख को, उसके पूरा कहीं ना कहीं उसको कम्युनलाइज करने का प्रयास किया गया, जिसका पूरा फायदा जो है, क्योंकि जो ताकतें मोदी जी को हराना चाहती थी वो सारी गोलबंद हो गई केजरीवाल जी के पीछे, और कांग्रेस को उसमें नुकसान हुआ। नहीं, शाहीन बाग और सीए इस तरह से चुनाव पर हावी रहा, जिसका जिक्र आपने किया आलोक जी। आपने कहा कि बिल्कुल मतदाता 2 ध्रुवों में बट गए, और ये बटने में सीए, इन 2 ध्रुवों में बांटने में सीए और शाहीन बाग का ही रोल है। उसी वजह से लोग 2 भागों में केवल उनका रोल है, ऐसा नहीं कहा मैंने। उसका एक बड़ा रोल रहा, मैं मानता हूं उस बात को। जी, लेकिन आलोक शर्मा ये तो मानेंगे दिल्ली के दिल में केजरीवाल है।
हाँ बिल्कुल, आज दिल्ली ने उसको बिल्कुल पूरी तरह से शिरोधार्य किया केजरीवाल को, तो बिल्कुल केजरीवाल जी। शाहनवाज हुसैन, क्या आपको लगता है ये जो बातें कही गई, गोली कांड, उसके बाद जो अनुराग ठाकुर के बयान थे, उसके बाद जो परवेश वर्मा ने बोला, ये तमाम चीजें मिक्स होके काफी भारी पड़ गई आप, यानी वो जो एक साइलेंट वोटर था जिसको लग रहा था कि बीजेपी की तरफ जाऊं ना जाऊं, उसको लगा कि ये क्या कर रहे हैं, एक प्रयोग इतनी हार्ड लाइन तो नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग किया अमानतुल्लाह खान के जरिए शाहीन बाग का धरना करा के, और आम आदमी पार्टी का एक वर्कर वहां गोली चला के दूसरा प्रयोग भी किया। तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के अपने प्रयोग किए भाई आप थोड़े शाहनवाज भाई, आप बड़े हुए प्रवक्ता है, थोड़ी हल्की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। वो आप इतनी हल्की बातें करेंगे थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। आप सदे हुए प्रवक्ता है, सदी हुई बात कीजिए। ग्रेसफुली अपने हार को स्वीकार करने में मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। जी, मैंने तो कहा ना, मैंने तो पहले ही हार स्वीकार कर ली, लेकिन ऐसा नहीं हो गया कि आप 62 सीट जीत गए तो आपकी हर बात की तायीद कर दूं, हर बात का समर्थन कर दूं, आपका वर्कर वहां गोली चला दे उसको भी बेगुनाह बता दूं, ऐसा तो नहीं कर सकता। आपको बधाई दे दी, लेकिन ये जो शाहीन बाग का जो प्रयोग किया आपने, जो माइनॉरिटीज के लोगों को भड़काया, कहा कि लेकिन ये प्रयोग तो फिर विफल हो गया ना बीजेपी के लिए वाला है, ये भड़काने का काम एक है आपकी पार्टी की बात। ठीक है, हमारा जो शाहीन बाग प्रयोग था आपके लिए, तो फिर प्रयोग विफल हो गया, मान लीजिए, लेकिन एक्सेप्ट कर लीजिए ना, ये प्रयोग आपका था। देखिए लेकिन शाहनवाज हुसैन, दिल्ली में आपका 21 साल पुराना सपना तो फिर टूट गया, आपको 26वां साल लगेगा। कांग्रेस तो फिर 15 साल राज कर लिया, आपको तो 26 साल का वनवास है दिल्ली के अंदर। अब आप पूरे देश में आ गए लेकिन दिल्ली में ना आ पाए, चुनाव में नहीं जीती है। देखिए, हम ये सही है कि दिल्ली में लोकसभा कॉर्पोरेशन हम जीते, विधानसभा नहीं जीते, ये बात सही है। और ये सही है कि आलोक शर्मा जी की पार्टी को 0 आया है और हमें पहले से सीटें बढ़ी है, आम आदमी पार्टी की सीटें घटी है। तो अगर कोई दिल्ली में किसी का वोट बढ़ा या सीटें बढ़ी तो वो भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मुझे कांग्रेस को देखकर आप खुश हो रहे हैं, कांग्रेस आपको देख के खुश हो रही है, गजब का तालमेल है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस आपको देख के खुश है, आप कह रहे हैं आप कांग्रेस के 0 को देख के खुश है, कांग्रेस बीजेपी की हार को देख के खुश है। हमने ये पहला चुनाव देखा जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी खुश है। कांग्रेस इसलिए खुश है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आई, बीजेपी इसलिए खुश है कि कांग्रेस 0 पे आई, और आम आदमी पार्टी इसलिए खुश है कि वो सत्ता में वापस आ गई। देखिए, जब मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टी खुशी मना रही है, बोलेंगे तो मजा आ गया। यानी ये सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीती तो आप सब मिलकर बोलने भी नहीं देंगे, थोड़ा बोलने तो दें। खुश है कि सीट बढ़ गए और वोटों का प्रतिशत बढ़ गया, 40% वोट आ गया। खड़े जी जरा हमें 7 बार और चुनाव लड़ोगे, दिल्ली की जनता में नहीं देखिए, मैं चुनावों को लंबे अरसे से कवर करता आया हूँ, 8% का वोट स्विंग आना ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात ये सक्सेस है बीजेपी का। मैं बार बार कह रहा हूं सुबह से, आप सीट पे मत जाइएगा। 8% का वोट यदि ये मल्टी एंगल होता तो आज सत्ता में होती बीजेपी। 8% का स्विंग, जहाँ 4% स्विंग पे सत्ताएं बदलती है, 8% का स्विंग लेके, और यही स्विंग यदि बिहार या बंगाल में होता है तो बीजेपी वहां पे। देखिए अशोक भाई, AK वाजपेयी इसी बात पर कह रहे हैं कि आप लोग इसी को देख रहे हो, सिर्फ मैं तो बड़ा खेल देख रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, बिहार और बंगाल एक बार बड़ा खेल क्या हो जाएगा। अब हमको कहीं ये केजरीवाल को साइलेंट समर्थन आप लोगों का तो नहीं है? नहीं, हम लोगों का समर्थन नहीं है ये तो। कहीं कांग्रेस यहाँ भी मुफ्त में मारी जा रही है। नहीं, कांग्रेस ने तो खुद माना है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, जो वो इस लेवल पे आ गए, उनके लीडर से हुई, कार्यकर्ता उनका चला गया, उनकी फैमिली का जो हेड होता था शीला चली गई, ये उसकी वजह से है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि खाली ये कहना कि केजरीवाल ने इतने काम कर दिए, शुक्रिया, उसकी वजह से जीत गया, ये गलत है। नहीं, वो तो फिर मोदी जी भी जब जीतते तो सिर्फ काम की वजह से नहीं दिखते, कई फैक्टर्स होते हैं, हम यही कहते हैं। नहीं, मोदी जी को रिलेक्ट ना करिए। नहीं, क्यों? अब मोदी जी जीतते तो सिर्फ काम पे जीतते, यहाँ पे बाकी लोग बाकी फैक्टर से जीतते। ऐसा तो ना कहें। दिल्ली स्टेट इज नॉट ए फुल स्टेट, मैंने तो इसके पास पावर भी नहीं है, इसलिए हम मैं बात कह रहा हूँ। नहीं, पावर नहीं है, उसके बावजूद इतना काम किया। बिहार में फायदा होगा? एडमिटेड केस है कि भाई हमको काम निकलने नहीं दिया। क्या आपको फायदा होगा बिहार में इस मॉडल से, शाहीन बाग से? शाहीन बाग मॉडल हमारा नहीं है, शाहीन बाग मॉडल आपने क्रिएट किया, जानबूझ के क्रिएट किया, और उसका फायदा आपको मिला है। ये मैं बार बार इस बात को शाहीन बाग में यदि हिंदू मुस्लिम होते तो हिंदू मेजोरिटी किसके पास है, उसी को फायदा होगा।
और 8% का फायदा दिखता है? तो आज बीजेपी बता दे कौन से राज्य में 8% एकदम गेन कर दिया उन्होंने? अरे भाई 8% गेन हुआ, लेकिन सीट सत्ता तो नहीं आ पाई हमारे पास, लेकिन राज्य तो नहीं जीत पाए हम, ये भी तो बात कांग्रेस राज्य छीनना ही नहीं था यहाँ चुनाव हारे पे। हैं। आधा राज्य है, किसको राज्य में चिंता थी? आप बारी खुद ही अच्छा, कह रहे हो। एक सवाल, सबसे बड़ा सरप्राइज दिल्ली में क्या दिखा आपको? संजय कुमार आप और फिर अशोक वानखेड़े आप, सबसे दो बड़े सरप्राइजेस मुझे लगा 8% का राइज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। ओके, संजय कुमार। मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। मैं देख रहा था कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन सच बताऊं मेरा अपना आकलन 38% के आसपास था कि 38% इनको वोट आएंगे, और 38% वोट पर यह जरूर था कि बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ेंगी। आम आदमी पार्टी, मैं जानता था, मेरा अपना अनुमान था 60 के ऊपर जा रही है। और कांग्रेस, आप दोनों ने किसी ने नहीं बोला कि कांग्रेस का 4% वोट शेयर होगा, ऐसा हमने नहीं सोचा था। वो सोचा हुआ था, सोचा हुआ था। 4 क्यों है, ये भी एक सरप्राइज है। इससे भी नीचे जाना चाहिए था। अब ये तो नीचे बिल्कुल मेरे आकलन के हिसाब से। आलोक ये कह रहे 4 क्यों है, उससे भी नीचे जाना चाहिए। लड़े उस हिसाब से भाई। क्या आप चुनाव नहीं लड़ने की मूड में थे? उनकी सोच हो सकती है। कांग्रेस क्या नहीं लड़ना चाहती थी चुनाव? 2 कहें, कांग्रेस मुक्त कहें, उनकी सोच। कांग्रेस मुक्त नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, वो 4% से नीचे कहें। क्या कांग्रेस ने जो गलती उत्तर प्रदेश में करी, मुलायम सिंह का साथ देकर कांग्रेस साफ हो गई, बिहार में आरजेडी का साथ देकर कांग्रेस साफ हो गई, कर्नाटक के अंदर तो अभी वो तो लेटेस्ट एग्जांपल है जेडीएस का, आपने महाराष्ट्र में वही गलती करी शिवसेना का साथ देकर। अब महाराष्ट्र का देखना होगा क्या होगा, ये अशोक भाऊ अच्छे से बता पाएंगे। दिल्ली में आपने वही गलती करी अरविंद केजरीवाल का साथ देकर, जिसका आपको लगातार दूसरे चुनाव में उसका हश्र देखने को। देखिए अमीश जी, उस समय पर जब साथ दिया गया था तो उसके पीछे मकसद ये था कि उसको एक्सपोज किया जाए कि जो उसने बड़े बड़े वायदे किए हैं। लेकिन हुआ क्या, 49 दिन की सरकार के बाद वो रिजाइन करके चले गए। अशोक, लोकपाल नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि उसको एक्सपोज करने के लिए समर्थन दिया। तो क्या शिवसेना को एक्सपोज करने के लिए सत्ता में आने के लिए सब समर्थन देते हैं जी। अब ये राजनीति में ये मत लिपापोती नहीं होनी चाहिए। सरकार आई थी सीधी सत्ता में नहीं थे, बाहर से। नहीं, बाहर से समर्थन देना ही था ना, आगे पीछे सत्ता में भी जाते हैं। नहीं, सत्ता में संजय बाहर से। ये जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि हम तो डूबे लेकिन तुम भी डूबो, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी हर जगह स्ट्रैटेजी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कर्नाटक का, महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जब ऐसी स्थिति, महाराष्ट्र पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि शिवसेना का समर्थन करके कांग्रेस ने वहां पर बहुत बड़ा सरेंडर कर दिया। देखिए ये सरेंडर तो किया, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है जी। लेकिन अब ये कितना बड़ा सुसाइड है, क्या दिल्ली के जैसा है, क्या बिहार के जैसा होगा, ये तो जब अगले चुनाव होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस समय तो जरूर लगता है, क्योंकि दोनों पार्टियों जी शिवसेना और अगर कांग्रेस को हम देखें तो दोनों बिल्कुल विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हैं। और राजेश जी, आप केंद्र से तो उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ चले, एमसीडी के साथ भी आप दिल्ली में चलेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर, हम तो हमेशा ही एमसीडी के साथ क्या, केंद्र के साथ क्या, सभी के साथ चलते रहे हैं। और देखिए, इन्होंने जितना मर्जी ड्रामे करे, जितना मर्जी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, उस सबके बावजूद जो रिजल्ट है आपके सामने, मैं फिर कह रहा हूं, एक मॉडल था इन दोनों का, जो जाति में धर्म की राजनीति करना चाहते थे, चाहे जैसे मर्जी करें, सीए के समर्थन में करे, उसके खिलाफ करे, जैसे मर्जी करे। और एक हमारा मॉडल था जो हम बेसिक चीजों की बात करते थे कि भाई बिजली, पानी, शुक्रिया, जिसके ऊपर हम बात करते थे, शिक्षा, चिकित्सा, लोगों ने विकास की राजनीति को चुना है। जी फिलहाल शुक्रिया। मैं हर बहस के बाद निष्कर्ष देता हूं। निष्कर्ष यही है कि बीजेपी का बड़ा वोट बैंक बड़ा है 8% के करीब, लेकिन केजरीवाल ने दिखाया है वो दबंग है। लेकिन कांग्रेस के लिए वाकई सिर्फ चिंता शब्द कहने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन भी नहीं है, कांग्रेस के लिए वेकअप कॉल है। अगर वो नहीं जागते तो उनके लिए सवेरा फिलहाल नहीं है। नमस्कार।